नमस्कार प्यारे साथियों, जी जैन एजुकेशन परिवार पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था, आपके लिए स्कूल व्याख्याता के लिए करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जल्द स्टार्ट किए जाएंगे और उसी क्रम में आज हमारा पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर पहले टॉपिक इस पे लेके चलेंगे जिस पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, और वो टॉपिक है समकालीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण की घटनाएं। तो आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी पर्यावरण की भी घटनाएं देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक राजस्थान, और ये दोनों जनवरी फरवरी 2026 के हैं। जितने भी चल रहे हैं हमारे जनवरी फरवरी 2026 के हैं। मार्च के भी दे दूंगा आपको और अप्रैल के भी इसी क्रम में ऐसे ही आपको मिल जाएंगे वीडियो। प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। देखो ऐसे कॉन्क्लेव होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आरपीएससी का पैटर्न देखा है मैंने, वो ऐसे ही प्रश्न पूछ रही है। छोटे छोटे कॉन्क्लेव को, सम्मेलनों को उठा उठा के प्रश्न बना रही है, तो हम कहीं भी उनसे पीछे नहीं रहने वाले। तो कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है, सबसे पहले तो कहाँ पे हुआ है ये देखना है, और उसके बाद उसका आयोजन किसने किया है, ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो कॉन्क्लेव हुआ कहाँ पे है? RIC जयपुर। RIC जयपुर का मतलब है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र जयपुर में हुआ है। कब हुआ है ये ध्यान नहीं रखना, जनवरी फरवरी में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है ये चीज ध्यान रखनी है। दो संस्थान है, एक तो है डॉक्टर बी लाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं डॉक्टर बी लाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये, और इसके साथ है एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर। और ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर किसका है? बनस्थली विद्यापीठ का। किसका है? बनस्थली या वनस्थली विद्यापीठ का, जो टोंक में है। ठीक है, बहुत बड़ा एक महिलाओं का शिक्षा केंद्र है, विद्यापीठ। इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो ऐसे जो कॉन्क्लेव हो उनके बारे में मुख्यतः दो चीजें ध्यान रखनी है, कहाँ हुआ है और आयोजनकर्ता कौन है। कहाँ हुआ है उसका उत्तर है राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र जयपुर, RIC। और किसने किया? डॉक्टर बी लाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर होता है ये वनस्थली विद्यापीठ द्वारा। तो चलिए आगे वाला देखते हैं। टील कार्बन, ये कार्बन का एक प्रकार है, कार्बन का एक रूप है। जैसे काला कार्बन होता है, भूरा कार्बन होता है, नीला कार्बन, हरित कार्बन, लाल कार्बन होता है ना, वैसे ही एक टील कार्बन। ये मिला है अभी, कहाँ मिला है ये महत्वपूर्ण है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर में। भरतपुर में ये टील कार्बन हमें प्राप्त हुआ है। और खोजा किसने था? इसको खोजा था राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? ये बांदर सिंदरी अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर के बांदर सिंदरी में है। इस विद्यालय ने क्या की थी? खोज की थी। कहाँ पे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। वहां पे हमको क्या मिला है? टील कार्बन। ये एक अलवणीय जल में या गैर ज्वारीय जल जिसको कहते हैं, जिसमें नमक नहीं होता, जो खारा जल नहीं होता, उसमें पाया गया ये कार्बन है। तो इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, टील कार्बन। पूछा जा सकता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल में कौन सा कार्बन प्राप्त हुआ है, तो कौन सा हुआ है? टील कार्बन। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन वज्र प्रहार। ऑपरेशन वज्र प्रहार ये क्या है? ये राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया है साइबर अपराधियों के विरुद्ध। साइबर अपराध है राजस्थान में या पूरे भारत में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए एक ऑपरेशन चला गया था, ऑपरेशन वज्र प्रहार। इसके साथ साथ एक ऑपरेशन और चलाया गया है, उसको भी लिख लेते हैं। उसका नाम है ऑपरेशन एंटीवायरस। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन एंटीवायरस। उसको मैं यहां लिख देता हूं, ऑपरेशन एंटी वायरस। ऑपरेशन एंटीवायरस ये भी साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान है। तो साइबर अपराधियों के विरुद्ध दो अभियान चलाए गए हैं, ऑपरेशन एंटीवायरस और ऑपरेशन वज्र प्रहार। देखो एक वज्र प्रहार अभ्यास है, वो अलग है, वो ध्यान रखना, वो भारत और USA के बीच हुआ है, उसका नाम भी वज्र प्रहार है। लेकिन वो क्या है? युद्धाभ्यास है। कहाँ पे हुआ है वो? हिमाचल के बकलो में हुआ है। वो बाद में देखेंगे, जब हम स्थान पढ़ेंगे ना चर्चित, तब उसमें देख लेंगे। तो इसको याद रखना, ऑपरेशन एंटीवायरस और ऑपरेशन वज्र प्रहार, राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कॉन्क्लेव का आयोजन देख लिया हमने, टील कार्बन देख लिया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, और किसने खोज किया ये देख लिया, राजस्थान केंद्रीय विद्यालय अजमेर ने। ठीक है, अब इसको यहीं याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाद में ऐसा नहीं हो कि आप सोचो कि सर बाद में याद करें या फिर बाद में देख लेंगे। देखने के साथ साथ याद करो, इसको मेमोराइज करो, आप एकदम अटेंटिव रहो पूरे लेक्चर के दौरान। तो आगे चलते हैं।
डीआरडीओ ने डिफेंस लेबोरेटरी जयपुर है, डीआरडीओ की एक डिफेंस लेबोरेटरी जयपुर में है, उसने क्या किया है, तीसरी पीढ़ी का एक फायर और फॉरगेट श्रेणी का स्वदेशी, या स्वदेशी का मतलब हमारे देश में ही बना है, हमने ही बनाया है। क्या है वो? मैन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल। ये होती क्या है? मैन पोर्टेबल का मतलब होता है कि मैन उसको कैरी कर सकता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको लेके जा सकते हैं, उसको कहते हैं मैन पोर्टेबल। एंटी टेक गाइडेड, एंटी टैंक यानी कि इसे टैंक के खिलाफ इसका उपयोग किया जाएगा, और मिसाइल है, ये क्या है? एक मिसाइल है। इसके लिए थर्मल सिस्टम विकसित किया है, इसके लिए किसने किया है? थर्मल सिस्टम विकसित किया, ठीक है। इस मिसाइल को विकसित नहीं किया है, इसके लिए थर्मल सिस्टम विकसित किया है। किसने किया है? डीआरडीओ की जोधपुर लेबोरेटरी ने। अब ये फायर एंड फॉरगेट श्रेणी क्या होती है? फायर एंड फॉरगेट श्रेणी क्या होती है? देखो, फायर एंड फॉरगेट श्रेणी होती है कि आप एक बार दागो, आपके सामने मान लो ये लक्ष्य है, ये कोई लक्ष्य है, और यहाँ पे आपके पास में मिसाइल है, इस मिसाइल को इसके पीछे दागो और भूल जाओ। अब ये लक्ष्य जहां जहां जाएगा, ये मिसाइल इसके पीछे पीछे जाके अपने आप इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ये लक्ष्य आगे चलता चलता कहता रहेगा कि जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, है चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ तुम मेरे कौन हो? तो मिसाइल कहेगी मैं तेरी मौत हूं। तो ये होती है फायर एंड फॉरगेट, यानी जब तक वो उसको विध्वंस या जब तक उस पर अटैक नहीं कर देती तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये होता है फायर एंड फॉरगेट श्रेणी। तो इस श्रेणी की तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, उसका थर्मल सिस्टम विकसित किया। थर्मल सिस्टम किसने विकसित किया है? अपने डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने, डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने विकसित किया है। और इसी मिसाइल का हाल ही में परीक्षण हुआ है। ये जो मिसाइल है ना, ये MPA, मैन पोर्टेबल एंटी टैक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, इसका परीक्षण किया गया था। कहां से परीक्षण किया है इसका? देखो मैं यहां लिख देता हूं, इस मिसाइल का MPATGM, इसका हाल ही में जनवरी 2026, लगभग 8-9 जनवरी के आसपास की बात है, इसका सफल परीक्षण हुआ है, इसका सफल परीक्षण हुआ है, ठीक है। चांदी, और जो अपना है ना, उड़ीसा में एक एकीकृत रेंज पैलेस है। उड़ीसा में क्या है? एक एकीकृत, उड़ीसा नहीं है सॉरी, इसमें एक अपने अहमदनगर, जिसको अहिल्या नगर भी कहा गया महाराष्ट्र में, वहां पे इसका परीक्षण हुआ है। कहां पे हुआ है? अहमदनगर में, सॉरी, ठीक है, अहमदनगर, जिसका नाम परिवर्तन करके अब इसका नाम कर दिया अहिल्या नगर, अहिल्या नगर। और ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। 11 जनवरी को इसका सफल परीक्षण हुआ था। अब इसी के लिए हमने थर्मल सिस्टम विकसित किया है जोधपुर की डिफेंस लेबोरेटरी में, ठीक है। ये देखो लिख रखा है 11 जनवरी को डीआरडीओ के अहिल्यानगर अहमदनगर में महाराष्ट्र से इसका सफल परीक्षण किया है, ठीक है। मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको याद रह जाएगा। विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम निर्माण का प्रस्ताव। वर्ल्ड लेवल का हमें डेटा सेंटर एक इकोसिस्टम बनाना है। देखो, डेटा आज के समय का बहुत बड़ा फ्यूल है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली चीजें भविष्य में। आज के समय जैसे तेल की और गैस की किल्लत है, और किल्लत होने के साथ साथ, क्यों किल्लत है? क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड है। तो आने वाले समय में डेटा संसार का सबसे बड़ा फ्यूल होगा, सबसे ज्यादा डिमांड होगी किसकी? डेटा की। तो उस डेटा को हम भारत से बाहर न स्टोर करके हम भारत के अंदर ही स्टोर करें। इसके लिए हमें भारत में एक इकोसिस्टम विकसित करना है। एक क्या करना है? इकोसिस्टम विकसित करना है। तो उसके लिए, उसी को देखते हुए हमने जयपुर में एक प्रस्ताव रखा है कि जयपुर में जो डेटा सेंटर बनाया हुआ है भामाशाह, देखो ये जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर है, ये 800 रैंक वाला स्टेट डेटा सेंटर है। इसको देश का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर बनाया है, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर है, और यहीं पे हमें क्या करना है? इकोसिस्टम विकसित करना है। तो इसमें हमने दो चीजें देख ली, एक तो ये MPATGM मिसाइल देख ली, इसका थर्मल सिस्टम विकसित किसने किया था? जोधपुर की डिफेंस लेबोरेटरी ने, वो ये डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी है। और इसके साथ साथ हमने क्या देख लिया? विश्व स्तरीय डेटा सेंटर कहां पे स्टैब्लिश होगा? जयपुर में। और जयपुर में जो ऑलरेडी भामाशाह डेटा सेंटर है, इसी को ही हम विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने दो चीजें देख ली, ठीक है, बोलना नहीं है। डेटा सेंटर का नाम आ जाए तो ये जयपुर में है ही, और ये डिफेंस लेबोरेटरी कहां पे है? जोधपुर में, जिसने थर्मल सिस्टम विकसित किया है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट सम्मेलन, राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। देखो ये कॉन्फ्रेंस हुई है जो भारत में एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस, जो रीजनल एआई, भारत का जो एआई इंपैक्ट था ना, सम्मेलन हुआ है, उसके एक हिसाब से नेट प्रैक्टिस के रूप में पूर्वाभ्यास था। ये कब हुआ है? जनवरी में हुआ है।
और फरवरी में हमारे क्या थी, इंडिया एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, उसका ये पूर्वाभ्यास था। लेकिन राजस्थान में हुआ तो महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे पहले कब हुआ था, 6 जनवरी को। कहाँ हुआ, जेईसीसी जयपुर, सीतापुरा जयपुर में है। क्या है, जेईसीसी है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है सीतापुरा में, वहां पे ये होता है। देखो जयपुर में ज्यादातर तो चीजें या तो जेईसीसी में होगी जो साइंस से संबंधित होगी, या फिर जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होगी वो जवाहर कला केंद्र में होगी। ऐसे नॉर्मल चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं होती। जो साइंस और टेक से संबंधित होगी वो ज्यादातर चीजें कहाँ पे होगी, या तो जेईसीसी में होगी या जेआईसी क्या हो गया, वही जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जो अंतरराष्ट्रीय केंद्र था। तो ये कहाँ पे हुआ है, इम्पैक्ट जो एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई है राजस्थान वाली, जयपुर में भी जेईसीसी में। थीम क्या है, देखो थीम इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है थीम। इसकी प्रश्न यहां से बनता है, थीम क्या है, डेमोक्रेटाइजिंग एआई फॉर पब्लिक गुड, यानी कि सार्वजनिक हित के लिए एआई का लोकतंत्रीकरण कर देना। ऐसा नहीं हो कि एआई का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोग या एक विशिष्ट वर्ग या विशिष्ट समुदाय ही करे। एआई का उपयोग सबके लिए होना चाहिए, उसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। एआई को इस हिसाब से हमें एआई का यूज करना है, एआई का क्या यूटिलाइज करवाना है बच्चों को, लोगों को, ताकि सब इसका यूज कर सके। इसलिए इसका थीम भी यही है, डेमोक्रेटाइजिंग, मतलब लोकतांत्रिकरण करना एआई फॉर पब्लिक गुड, सार्वजनिक हित के लिए। 15 से 20 फरवरी को इंडिया में हुआ था ये, देखो 15 से 20 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था। इसके पूर्वाभ्यास के रूप में था ये, एक हिसाब से उसकी एक नेट प्रैक्टिस थी, ताकि राजस्थान में हो जाए, फिर राजस्थान में होने के बाद हम वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसमें हमारी बातें रख सके, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो हम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे देश विदेश से बहुत डेलीगेशन आने वाले थे, तो उन सबके सामने करने के लिए हमारा एक पूर्वाभ्यास था। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने क्या क्या इसमें लॉन्च किया था, राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया है। उसके साथ साथ राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी, ये पॉलिसी भी हम पढ़ेंगे अलग से, जो 2026 में जितनी भी पॉलिसियां हुई है ना, इन सबको एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। ये पॉलिसी क्या है, उसके क्या उद्देश्य है, कब स्टार्ट हुई है, उसके टारगेट और उसका जो पात्र है अपात्र है वो सब क्या है, ठीक है, वो देखेंगे, किसको क्या छूट दी गई है। तो ये एआई एमएल पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी है, ये 2026 इसका शुभारंभ किया। इसके साथ साथ आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक स्टार्टअप है आई स्टार्ट, इसका शुभारंभ किया है। साथ ही राजस्थान AVCGXR पोर्टल, ये एक पोर्टल है जो AVCGXR पॉलिसी के तहत बनाया गया है। ये AVCG क्या होता है, ए से एनिमेशन, वी से विजुअल इफेक्ट, सी से होता है इसका कॉमिक्स, और जी से गेमिंग, और XR होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। देखो वास्तविकता होती है ना, उसको एक्सटेंड कर देना। ये दो प्रकार की हो सकती है, ऑगमेंटेड या फिर वर्चुअल रियलिटी। वो होता है ना एक, जो हम देखते हैं कि आंखों पे एक ऐसी चीज लगा कि हम लग रहा है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने बॉल आ रही है, या फिर हम गेम खेलते हैं हमें लगता है हम गिर जाएंगे, तो वो सब VR या XR का ही पार्ट है, वर्चुअल रियलिटी या फिर एक्सटेंडेड रियलिटी। उसको ही आगे ऑगमेंटेड रियलिटी में ही 3 पार्ट, इसके XR के 2 पार्ट हो गए, एक तो वर्चुअल और एक ऑगमेंटेड, यानी रियलिटी को और ज्यादा बढ़ा देना। ये पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही साथ राजस्थान एआई पोर्टल भी लॉन्च किया है, राजस्थान का एआई पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें खास खास बातें क्या है जो परीक्षा की दृष्टि से हमें ध्यान रखनी है, वो सबसे पहली तो इसकी थीम क्या थी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई फॉर पब्लिक गुड, यानी सार्वजनिक हित के लिए एआई का लोकतांत्रिकरण करना। तो उसके बाद आयोजन कहाँ पे हुआ है, वो है जेईसीसी सीतापुरा में, जोधपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। और इसके बाद में यहाँ पे क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार सरसरी नजरों से ध्यान रखो। अगर स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं ना, जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दिए होते हैं, फिर पूछते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि भजनलाल जी शर्मा ने यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम लॉन्च किए थे। तो एक तो राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया था, उसके साथ AIML पॉलिसी, और फिर पोर्टल थे, कौन सा, राजस्थान AVCGXR पोर्टल और राजस्थान एआई पोर्टल। पोर्टल एक प्रकार का वेबसाइट, ऐसा मान लो, पोर्टल का मतलब होता है प्रवेश द्वार या द्वार, ऐसी वेबसाइट जहां पे आपको विभिन्न स्रोत या विभिन्न जानकारियां प्राप्त हो सकती है, एक एकीकृत रूप में एक जगह आपको विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती है। जो जानकारी आप जिस वेबसाइट के बारे में या जिस चीज के बारे में जानना चाहते हो, उस चीज को पोर्टल कहते हैं। यानी जब आप इस AVCGXR के बारे में जानना चाहते हो, तो वहां पे उसको आपको सारी जानकारी इस पोर्टल पे मिल जाएगी, और वो जानकारियां विभिन्न स्रोतों से ली हुई है, विभिन्न अलग अलग जगहों से ली हुई होती है। तो ये आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C, ये क्या है, ये बना है अभी राजस्थान में साइबर अपराधों पे नियंत्रण के लिए। राजस्थान में साइबर अपराध जितने भी हो रहे हैं पूरे भारत में ही हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी साइबर अपराधों को नियंत्रण करने के लिए R4C बना है। R4C का मतलब एक R है और 4 बार C लिखा हुआ है। राजस्थान साइबर
साइबर के साथ में से हो गया क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब मान लो देखो कभी कभी क्या होता है कि जो साइबर अपराधी होते हैं ना, उनके अपराध करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। एक बार उसने अपराध किया राजस्थान में, फिर अपराध कर दिया उसने मध्य प्रदेश में, फिर साउथ में कहीं तमिलनाडु में उसने अपराध कर दिया। तो ये सेंटर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पुलिस में आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके। राजस्थान पुलिस में जैसे ही अपराध हो तो राजस्थान पुलिस एक मैसेज कन्वे कर सके कि इस हिसाब से इस एक क्या कहते हैं, इस तरीके से एक अपराधी अपराध कर रहा है, आपके पास में कई अगर पहले अपराध हो चुका है इस तरीके का, या फिर आपके भविष्य में ऐसे अपराध हो सकता है, अगर हो गया है पहले तो उसकी आप हमें सूचना दे दो, तो वो सूचना मिल जाती है और अपराध पे वैसे कैसे ना कैसे करके नियंत्रण पाया जा सकता है, या अपराधी को पकड़ने में भी मदद हो सकती है। तो साइबर अपराध में नियंत्रण के लिए यह बना है, और इसमें पहले इंडिया में बन चुका है ये I4C, यानी कि इंडिया साइबर क्राइम, ये क्या कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडिया का साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसी के तर्ज पे बना है राजस्थान में, और ये अभी हाल फिलहाल ही बना है। तो इतना पूछा जाएगा आपसे कि ये क्या है, R4C क्या है। R4C राजस्थान में साइबर अपराधों पे नियंत्रण करने के लिए बना एक केंद्र है। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर कहाँ पे है? राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर वो है जयपुर कमिश्नरेट, यहाँ पे खुला है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि राजस्थान का पहला साइबर, देखो कोई चीज पहली हो या कोई चीज बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा हो राजस्थान में, तो ये हमें याद रखनी है। इसको याद रखने का फायदा है क्योंकि आरपीएससी की नजरों में या जो पेपर सेटर है उनके नजरों में सीधी सीधी चीजें आती है, पहली हो रही है, बहुत बड़ा समिट हो रहा है, जैसे मान लो कुछ कोप का समिट हो रहा है या G20 का कोई एक आधा समिट यहाँ हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है राजस्थान के लिए, तो वो तो याद हमें रखनी ही रखनी है। तो साइबर सपोर्ट सेंटर है, पहला है, तो कहाँ पे है? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में है, यहाँ पे ये खुला, इसके द्वारा ही खोला गया, इनके द्वारा। अब देखो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप। माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप, यह ऐप है, यह ऐप बना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि किसने बनाया है, किसके द्वारा यह ऐप बनाया गया है। तो ये है राजस्थान शिक्षा विभाग नहीं है, ये है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ बताता हूँ। ये जो माई एडवाइजर ऐप है, माई एडवाइजर ऐप है, ये बनाया किसने? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शिक्षा मंत्रालय, इसके साथ साथ एनसीईआरटी, जिसकी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होती है एनसीईआरटी वो। इसके साथ साथ एक है PSSCIVE, भोपाल का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं पंडित सुंदर शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल एजुकेशन, ये व्यावसायिक शिक्षा देता है। तो इनके साथ एक और फाउंडेशन है जिसको कहते हैं वाधवान फाउंडेशन, वाधवा फाउंडेशन, इन सब ने मिलके इसको बनाया। अब प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा कि माई करियर एडवाइजर ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मात्र सिर्फ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन फिर आप यस नो बताना होगा कि क्या इसके द्वारा बनाया गया है, या फिर एक नाम और दे देंगे आपको, सिर्फ एक वाधवा फाउंडेशन दे दिया कि इन दोनों के, सिर्फ इन दोनों के द्वारा बनाया गया, तो वो नहीं है। 4 एंटिटीज है, 4 एंटिटीज में एक तो शिक्षा मंत्रालय हो गया, एक एनसीईआरटी होगी, एक PSSCIVE हो गया, और एक वाधवा फाउंडेशन हो गया। इनके द्वारा माई एडवाइजर ऐप, माई कैरियर एडवाइजर ऐप बनाया गया है। और ये क्या है? माई कैरियर, ठीक है, माई कैरियर एडवाइजर ऐप। इसमें क्या होगा? इसमें देखो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 थी ना, उसके अनुसार ये बनाया गया है। उसमें ये होता था कि बच्चा मान लो 8वीं तक पढ़ ले और उसको 8वीं की शिक्षा के अनुसार भी जॉब मिल जाए, 10वीं तक पढ़ ले तो 10वीं की शिक्षा के अनुसार भी उसको जॉब मिल जाए, 12वीं तक पढ़ ले तो उसको 12वीं की शिक्षा के अनुसार जॉब मिल जाए। तो ऐसा ये एडवाइजर ऐप है। इसमें क्या है? 1500 से अधिक, क्या है इसमें? 1500 से अधिक कैरियर विकल्प है और जॉब रोल्स की जानकारी होती है। ये आपको बता देगा कि अगर आप डिग्री धारक हो तो आप इस जॉब के लिए लायक हो, और आप डिग्री धारक नहीं हो तो आप इस जॉब के लिए लायक हो। तो 1500 से अधिक इसमें क्या है? करियर के विकल्प है, और साथ साथ जॉब रोल्स है, डिग्री धारकों के लिए भी है और बिना डिग्री धारक दोनों के लिए है। ये इसका लोगो है माई करियर एडवाइजर ऐप का। और इसमें देखो 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं अपने आप की दक्षता जानने के लिए कि भाई मैं किस जॉब के लिए लायक हूँ, ये जानने के लिए इसमें 3 टेस्ट होते हैं। तो तीनों टेस्ट पूछे जा सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट ये 20 मिनट का होता है, इंटरेस्ट टेस्ट 12 मिनट का, और वैल्यूज टेस्ट 14 मिनट का होता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति या जो बच्चा है अपना मूल्यांकन खुद से कर सकता है कि मैं किस जॉब के लिए लायक हूँ, तो वो पता लग जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के भविष्य में ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। बनाया किसके द्वारा गया था, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शिक्षा मंत्रालय हो गया, उसके साथ एनसीईआरटी होगी, और एक ये भोपाल का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, पंडित सुंदर शर्मा, वो वाला बता दिया मैंने आपको, और एक ये वाधवा फाउंडेशन के द्वारा, इन सब के द्वारा मिलकर ये बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य एटीएम का संचालन जयपुर, अब अन्य एटीएम राजस्थान में भी एक ऐसे एटीएम खुल गए जहां पे आप जैसे नॉर्मल एटीएम से पैसे निकालते हो ना, तो वैसे आप उस एटीएम में जाके अपने हिस्से का आप अनाज निकाल सकते हो। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, पीडीएस, उस सिस्टम में क्या होता है, आपको आपके हिस्से का अनाज कहाँ मिलता है, इन दुकानों पे, जो पीडीएस की दुकानें होती है जहाँ पे आप लाइन में लगते हो, वहां पे आपको अनाज मिलता है। अब क्या हो गया, मान लो आप 24 घंटे आप काम करने वाले हो, रात को आते हो, आप सुबह 6 बजे जाते हो और रात को 10 बजे जाते हो, दुकानें तो बंद हो जाती है। तो अगर आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है तो आपके आपके हिस्से का अन्न कौन लेके आएगा, उसके लिए एटीएम स्थापित कर दिए। अब बंदा मान लो रात को 10 बजे आता है, आके क्या करेगा, अपना राशन कार्ड उठाया और एटीएम के पास गया, राशन कार्ड की डिटेल डालेगा और अपने फिंगरप्रिंट वहां पे लगाएगा, तो अपने आप उसके हिस्से का गेहूं होगा, जो अनाज होगा, दाल होगी, जो भी, वो उसके पास आ जाएगी। जैसे पैसे निकलते हैं वैसे इसका अनाज निकलेगा इसके हिस्से का। तो ये होता है अन्य एटीएम। और कहाँ पे है ये, पायलट बेसिस पे अभी 3 जगह है, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। कहाँ कहाँ पे, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर। तो इसको अन्न से ऐसे याद रखना कि जब अन्न हमारे घर में कौन बनाती है, भाभी, कौन बनाती है, ज्यादातर भाभी, तो भाभी की जय, तो ऐसे याद रख लेना, भय, भरतपुर से भय, और बी भाभी की जय, जय भाभी, क्योंकि भाभी हमारे लिए खाना बनाती है। वहां भी होता है लेकिन यहाँ पे मैंने बी याद करने के लिए लिख दिया। तो जैसे जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। क्या है यहाँ पे, अन्य एटीएम है 3। ये किसने चलाए हैं, खाद्य विभाग राजस्थान द्वारा। इसको स्टैंड अलोन अन्नपूर्ति एटीएम भी कहते हैं, स्टैंड अलोन अन्नपूर्ति एटीएम भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। इसमें मोस्टली ये चीज ध्यान रखना, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में चलाए गए हैं। अब देखो, राजस्थान की पहली ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब का उद्घाटन हुआ है। ये क्या होती है ये बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कहाँ हुआ है। आपके सामने ये नाम आएगा, ओबीआरसी, ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर। इस लैब का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल कहते हैं इसको, वो है बीकानेर में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बीकानेर का। वहां पे इसका ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है एक, उस ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में इसका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। इसमें क्या होता है, इस केयर लैब के द्वारा बिना किसी चीर फाड़ के या बिना किसी शल्य चिकित्सा के आपका, या मतलब जिस व्यक्ति के कुछ अंग टूटे हुए उनका इलाज किया जाता है बिना किसी चीर फाड़ के। और इसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है, इसमें आदमी के जो हेल्थ टिश्यूज हैं, जो शरीर के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, वो अपने आप रिपेयर होते हैं। इस टेक्निक के द्वारा, इस लैब में वो अपने आप रिपेयर करेंगे। आपको हर रोज 1 घंटा या 2 घंटे की आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे सेशन देना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और 1-2 घंटे यहाँ पे इस मशीन में, इस लैब में बैठना पड़ेगा, तब जाके वो रोज आप अपना काम करेगी। जैसे कीमोथेरेपी होता है ना, वैसे ही ये टूटी हुई हड्डियां हो गई, टिश्यू कल्चर हो गया, या स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, उन सब के लिए ये उपयोग में लिया जाएगा। ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर, यानी चीर फाड़ के ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। कहाँ पे हुआ है, पीबीएम बीकानेर में। अब चलते हैं कर्मयोगी क्लासरूम। देखो, कर्मयोगी क्लासरूम है ना, ये होता है मेनतर सिविल सेवकों के लिए, जो सिविल सेवक होते हैं ना, उन सब के लिए, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, इनकी ट्रेनिंग और क्षमता विकास को बेहतर बनाने हेतु आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर ये क्या है, एआई आधारित फीचर है। एआई आधारित फीचर, देखो हर चीज आज भारत में एआई की तरफ जा रही है, तो इस क्लासरूम को भी इन्होंने क्या बना दिया, एआई आधारित फीचर। और ये क्लासरूम कहाँ पे होता है, आईजीओटी, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड, एकीकृत राज्य की जो सरकार की ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसको कहते हैं आईजीओटी। इस पर एआई फीचर आधारित ये क्लासरूम होता है। और ये किस लिए है, ताकि रूल्स टू रोल्स, आप नियमों से भूमिकाओं की ओर बढ़े, कि भाई कोई भी अफसर है तो वो सिर्फ नियम पे ना चल के सामने वाले की परिस्थिति को समझ के अपनी भूमिकाओं पे वो आगे और बढ़े, न कि सिर्फ नियम की ओर चले। तो नियमों से भूमिकाओं की ओर उसको चलना है, तो इसलिए इसको कर्मयोगी क्लासरूम है। तो कर्मयोगी क्लासरूम पूछा जा सकता है कि किसके लिए है, भाई आर्मी के लिए है, नौसेना के लिए है, सिविल सेवकों के लिए है, या फिर किसी अन्य अधिकारियों के लिए। तो किसके लिए है, सिविल सेवकों की ट्रेनिंग और विकास क्षमता को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपको बता ही दिया, आईजीओटी प्लेटफॉर्म पे होता है ये क्लासरूम। जैसे जूम मीटिंग होती है ना, वैसे इस प्लेटफॉर्म पे ये क्लासरूम होता है। भैरव बटालियन का गठन जनवरी 2026 में हुआ था। किसका, भैरव बटालियन का गठन।
अब देखो भैरव बटालियन होती है कि आपने उरी मूवी देखी होगी। उरी मूवी में क्या करता है कि अपनी जो भारत की सेना होती है पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करती है, और सर्जिकल स्ट्राइक करने में जो सैनिक होते हैं वो होते हैं क्लोज कॉम्बैट वाले सैनिक। वो बहुत ज्यादा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत बेहतरीन सैनिक होते हैं। और उन सैनिकों की जो बटालियन होती है ना, वो बटालियन होती है भैरव बटालियन, यानी पैरा फोर्स होती है। जो भारत की पैरा फोर्स होती है, उस पैरा फोर्स से भी ये एक कदम थोड़ा सा आगे है। इस बटालियन का गठन किया गया है। होता है क्या, नॉर्मली ये क्लोज कॉम्बैट करने में, दुश्मन को नजदीकी युद्ध करने में, क्लोज कॉम्बैट का मतलब नजदीकी युद्ध करना, सामने दुश्मन आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब करने का काम भैरव बटालियन करती थी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कि हमारे पास क्या कर रहा है, बार बार ड्रोन भेज रहा है, ड्रोन भेज रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमें भी क्या हुआ मालूम हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमें भी ड्रोन तकनीक का उपयोग करना चाहिए। तो उस ड्रोन तकनीक को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, इस बटालियन को ड्रोन तकनीक युद्ध अभियानों से एकीकृत करने के लिए इसमें विकसित करेंगे। इस बटालियन को क्या करेंगे, हम थोड़ा विकासशील बनाएंगे। इसमें ड्रोन वाले जो ड्रोन के ऑपरेटर होते हैं, सिपाहियों को ड्रोन सिखाएंगे कि ड्रोन कैसे यूज करना है। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल करेंगे। 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर किसमें शामिल करेंगे, भैरव बटालियन में शामिल करेंगे। कौन सी बटालियन है ये, भैरव बटालियन हमारी। ठीक है, तो अगर भैरव बटालियन का पूछा जाए तो क्या है, भैरव बटालियन में ड्रोन तकनीक को युद्ध अभियानों में एकीकृत करने के लिए गठन किया गया है। गठन तो नहीं, मतलब अलग से इसको ऐड किया गया है, और इसमें 1 लाख प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये 3 चीजें देख ली। चलिए आगे चलते हैं। अग्नि 3 मिसाइल डीआरडीओ द्वारा निर्मित पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है। स्वदेशी मिसाइल का मतलब है टेक्नोलॉजी भी हमने स्वदेशी यूज की है, और इसके कुछ पार्ट्स भी हमने स्वदेशी के रूप में यूज किए हैं। तो वो होती है डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। ये डीआरडीओ हमारा कौन सा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये भारत का एक बहुत बड़ा ऑटोनोमस संगठन है। इसके द्वारा पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित है। 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको इंटरमीडिएट रेंज भी कहते हैं। अब देखो 2-3 नाम आएंगे, एक तो बैलिस्टिक नाम आएगा, एक ऐसी इंटरमीडिएट रेंज आएगी। ये सब क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बैलिस्टिक क्या होती है। देखो मिसाइल वैसे 2 टाइप की होती है, मोस्टली 2 टाइप की होती है, एक तो बैलिस्टिक और एक होती है क्रूज। एक तो होती है बैलिस्टिक, और एक होती है क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल हो ना, ये ऐसे ऐसे काम करती है। मान लो जैसे हमने बॉल फेंकते हैं ना, बॉल को हम एक बार फेंक दिया और फिर वो हवा में जाएगी और यहाँ कहीं गिरेगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल भी ऐसा ही काम करती है कि एक बार इसको यहाँ से बूस्ट मिलेगा, बूस्ट मिलने के बाद में ये हवा में जाएगी, और उसके बाद में अपने आप ये किसी लोड पे, या पेलोड है इसका, अपने आप किसी लक्ष्य पे गिरेगा। ये यहाँ भी गिर सकता है और ये यहाँ भी गिर सकता है। यानी इसमें थोड़ी सी सटीकता होती है ना, जो सटीकता एकदम वो थोड़ी सी कमी होती है। ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कहीं भी गिर सकती है। ये जो क्रूज मिसाइल है ना, ये चलती है जेट इंजन से, ये चलती है जेट इंजन से, और इसकी सटीकता बहुत सही होती है। ये इंजन से चलेगी तो इसको पता है कहाँ पे जाना है। ये ऐसे ऐसे ऊपर से नहीं जाएगी, इसका प्रक्षेपण पथ होता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये अपने लक्ष्य को हिट कर देगी। मान लो एक कोई लक्ष्य है तो इसको हिट कर देगी। ये जेट इंजन से चलेगी, और इसकी सटीकता होती है वो, ये बहुत ज्यादा सटीक होती है। 1 मीटर 2 मीटर के आसपास भी ये उड़ा देगी। ये क्रूज मिसाइल होती है। और ये मिसाइल, इसके बारे में क्या है कि इसकी रेंज बहुत लंबी होती है। ये लंबी दूरी के लिए, रेंज का मतलब दूरी, ये दूरी लंबी दूरी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल का। और छोटी दूरी हो और हमें सटीकता चाहिए, मान लो हम जम्मू कश्मीर में खड़े हैं, और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में कोई हमें आतंकी संगठन दिख गया, उसका ठिकाना है और उसको उड़ाना है, तो वो नजदीक ही है, मान लो 100 किलोमीटर के आसपास है, तो हम क्रूज मिसाइल का उपयोग करेंगे। अब मान लो हमें करना है कहीं पे, कोई दुश्मन देश है जो हमसे 2000 किलोमीटर दूर है, उस पर हमें हमला करना है, तो फिर हम बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करेंगे। अब इसमें जो रेंज है वो लंबी होती है, और इसकी रेंज होती है बहुत शॉर्ट होती है। इसकी रेंज होती है बहुत शॉर्ट होती है, कम दूरी की ये तय करता है, ये कम दूरी तय करता है, लेकिन इसकी जो मार क्षमता है वो बिल्कुल सटीक होती है। अब इसकी रेंज भी देखो क्या होती है। रेंज भी इसकी 4 प्रकार की होती है। इसमें होता है एक तो शॉर्ट रेंज, शॉर्ट
रेंज, वो शॉर्ट रेंज होती है लगभग 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर तो इसको शॉर्ट रेंज माना जाता है, और इसकी तो हाईएस्ट रेंज ही 100 से 200 किलोमीटर होगी। 100 से 200 किलोमीटर ही इसकी हाईएस्ट रेंज होगी, किसकी? क्रूज मिसाइल की। शॉर्ट रेंज होगी इसकी 1000। उसके बाद आता है मीडियम रेंज। मीडियम रेंज, मीडियम रेंज होगी इसकी 1000 से 3000 किलोमीटर। 1000 से 3000 किलोमीटर इसकी होगी मीडियम रेंज। फिर आता है इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज वो होती है 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर। इस रेंज में होगा तो उस मिसाइल को कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इस रेंज में होगी तो उसको कहते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इस रेंज में होगी तो उसको कहते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और एक रेंज और होती है सबसे अधिक या सबसे लंबी रेंज, उसको कहते हैं इंटरकॉन्टिनल रेंज। इंटरकॉन्टिनल का मतलब एक, जो कहते हैं ना, एक अपने द्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, वो होता है इंटरकॉन्टिनेंट। IC बैलिस्टिक मिसाइल उसकी होती है 5500 से अधिक। जो 5500 किलोमीटर है, इससे अधिक भी दूरी है तो हम यूज करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। तो हमने देख लिया बैलिस्टिक मिसाइल, देख लिया ये सिर्फ अपने पथ पे काम करती है, इसको बूस्ट किया, इसके बाद में यहाँ पे ये अपने हिसाब से गिर जाएगी। इसमें थोड़ी सटीकता की कमी होती है, लेकिन ये सटीक होती है, जेट इंजन से चलती है, और ये क्या करती है, रडार में नहीं आती, क्योंकि ये ज्यादा हवा में नहीं रहती है धरती से। ये तो बिल्कुल 100 मंडल में चली जाती है कभी कभी। अब देखो, आप सोचो एक बार, 5500 किलोमीटर किसी को भेजना है हमें मिसाइल को, तो उसको पहले तो बहुत ऊपर भेजना पड़ेगा, तब जाके वो इस रेंज में गिरेगी। यानी ये 100 मंडल या कभी कभी उससे भी ऊपर चली जाती है। लेकिन ये जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती, ये जमीन से 30 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर इसके आसपास ही उड़ती है, इसलिए ये रडार में नहीं आती। रडार के जो कहते हैं ना, रडार जो सिस्टम होता है उसके पकड़ में नहीं आती है ये, तो ये दुश्मन को आसानी से नष्ट कर देती है। बस यही फर्क है इन दोनों में। और रेंज इसकी रेंज होती है बैलिस्टिक मिसाइल की, हम देख लिया 1000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर, यानी ये बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है। लेकिन जबकि ये बहुत छोटी दूरी के लिए और सटीकता के लिए होती है। तो मैंने आपको 2 टर्म आने वाले थे, उनको समझा दिया। एक तो ये इंटरमीडिएट रेंज है, तो हमने समझ लिया कि बिल्कुल 3000 से 3500 किलोमीटर है, और होती कितनी है इंटरमीडिएट, 3000 से 5500। तो इन दोनों के बीच में तो निश्चित रूप से ये इंटरमीडिएट होगी। और बैलिस्टिक मिसाइल है तो ये इसका पाथ कैसा होगा, एकदम ऐसे एक इस पाथ से ये गिरेगी और बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है। चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 फरवरी को इसका सफल परीक्षण किया गया था। चांदीपुर जो एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहां पे एक अब्दुल कलाम द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। वहां से इसका परीक्षण किया था, अब्दुल कलाम द्वीप। इस द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में अब्दुल कलाम द्वीप से चांदीपुर से कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण किया गया था। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, लगभग 1.5 टन का परमाणु हथियार ये ले जा सकती है, 1.5 टन का। और उड़ान के बीच में ये लक्ष्य भी बदल सकती है, उड़ती उड़ती ये अपने लक्ष्य भी बदल सकती है। वो एक टेक्नोलॉजी होती है MIRV टेक्नोलॉजी होती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन आपको बता सकता हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल में भी वो सिस्टम होता है कि वो अपना लक्ष्य थोड़ा बहुत बदल सकती है। वो टेक्नोलॉजी अभी हाल ही के वर्षों में आई है, उसको कहते हैं MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। तो उसको हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। ये देखो, ये वो मिसाइल है जिसका ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसको जो कर्तव्य पथ पे जो अभी हुआ था, जो हमारी रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है, उस परेड में इसको शो किया गया था। तो ये देख सकते हो आप। तो ये है अग्नि 3 मिसाइल और उसकी कुछ विशेषताएं, DRDO द्वारा विकसित है। तो चलो आगे चलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और देख लिया हमने। पेचोरा मिसाइल सिस्टम। अब आपको पूछ सकता है कि पेचोरा हाल ही में चर्चा में था, क्या था। पेचोरा एक मिसाइल सिस्टम है जो हमारे क्या एयर डिफेंस के काम आता है। मान लो किसी देश ने हम पे मिसाइल छोड़ दी, तो हमने पेचोरा मिसाइल सिस्टम हमारे पास होगा ना, तो वो जब मिसाइल 30-40 किलोमीटर के आसपास होगी तो ये उसको नष्ट कर देगा। ये यहाँ से एक मिसाइल जाएगी और उस मिसाइल को उड़ा देगी, भले वो क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, चाहे कुछ भी हो, वो मिसाइल सिस्टम होता है ये पेचोरा मिसाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। मध्यम दूरी यानी ज्यादा दूरी नहीं होगी, 30 से 35 किलोमीटर के आसपास जो दूरी होगी वहां पे मिसाइल हमारी जैसे आएगी, इस रेंज में आएगी, इस मिसाइल को ये पेचोरा मिसाइल उड़ा देगी। इसका नाम, अलग नाम ये भी याद रखना, S-125 नेवा। इसको S-125 नेवा भी कहते हैं, या फिर आप पेचोरा मिसाइल सिस्टम भी कह लो। ये इसका
फोटो है, ये देख सकते हो। मान लो ये यहाँ पे खड़ी है व्हीकल, और जैसे मिसाइल यहाँ पे इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी, ये निकलेगी ऑटोमेटिक यहाँ से उसको उड़ा देगी। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि स्वदेशी उन्नयन के माध्यम से इसको पूरी तरह डिजिटाइज कर दिया गया है। अब ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, अब इसमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हमें बटन दबाने की जरूरत नहीं है, कोई मिसाइल आ गई आप बटन दबा रहे हो, नहीं। अब ये पूरी तरह से डिजिटाइज है। अब ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगी, उस चीज को भाप लेगी और अपने आप इसकी मिसाइल निकल जाएगी, और सामने वाला जो भी है वो क्रूज आ रहा है, मान लो क्रूज मिसाइल आ रही है, कोई ड्रोन आ रहा है, कोई उनका फाइटर जेट आ रहा है, तो उनको ये उड़ा देगी। और किसने किया है? ये एक निजी कंपनी है, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसको कहते हैं ADTL, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा। तो इस कंपनी को जरूर याद रखना। ऐसी जो महत्वपूर्ण कंपनियां होती है, भले निजी हो, तो उसको पूछा जरूर जाता है परीक्षा में, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लोग क्या करते हैं, DRDO याद रख देंगे, इसरो याद कर लेंगे, और कोई गवर्नमेंट की प्रयोगशाला या कोई भी, वो उसको याद रख लेंगे, लेकिन ये निजी कंपनियों को याद नहीं रखते। और RPSC अभी ऐसी ही निजी कंपनियां पूछ रही है। तो क्या नाम है इसका? अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ADTL। इसने क्या किया है? पेचोरा को बिल्कुल डिजिटाइज कर दिया है। पेचोरा को क्या कर दिया? बिल्कुल डिजिटाइज कर दिया गया है। ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर, इसको SAM भी कहते हैं। सतह से, देखो सतह होगा ना, जमीन पे खड़ी है ये ट्रक, जमीन पे खड़ा है, तो सतह से फिर हवा में आएगी तो हवा में उड़ा देगा, उसको कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। तो हमने देख लिया पेचोरा एक मिसाइल सिस्टम है। ये S-400 है ना, जो रशिया से लिया था हमने, ये उसी का ही उसी का S-400 इसी का ही उन्नत रूप है। वो 300-400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये तो 30 से 35 किलोमीटर है, और वो S-400 300-400 किलोमीटर तक वार कर सकता है। इसको भी रशिया ने बनाया था शुरू शुरू में, इसको भी रशिया, जो सोवियत संघ हुआ करता था तब, उसने बनाया था इसको भी, पेचोरा को। तो चलिए, ये आपने समझ लिया। आगे चलते हैं, समुद्र प्रताप। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी RPSC ने हाल ही के जो पेपर हुए उनमें इस पे प्रश्न नहीं पूछा है, समुद्र प्रताप पे। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो भी सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें भी इस पे प्रश्न नहीं बना। तो मैं खुद बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। समुद्र प्रताप है क्या? भारतीय तट रक्षक बल होता है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसके बेड़े में शामिल होने वाला पहला, देश का पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। प्रदूषण नियंत्रण पोत, एक तो स्वदेशी निर्मित है, दूसरा देश का पहला है, और एक पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाएगा, प्रदूषण नियंत्रण करने वाला पोत है। तो हर ओर से ये एग्जामिनर की नजरों में आने वाला प्रश्न बन सकता है। इसका नाम क्या है? INS समुद्र प्रताप, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, पोल्यूशन कंट्रोल करेगा। और देखो इसके बारे में देख लेते हैं, इसको बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। 114 मीटर लंबा है, 114 मीटर इसकी लंबाई है। ये तो इतना खास नहीं है। समुद्र में तेल के रिसाव का पता लगाने और उसे रोकने हेतु इसका निर्माण किस लिए किया गया? समुद्र में तेल रिसाव का पता लगाएगा और उसको साथ साथ क्या करेगा? ये रोकेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसमें एक चीज और, कि ICG में है, स्वदेशी निर्मित है, देश का पहला है, और इसमें महिला अधिकारी भी तैनात होगी। महिला अधिकारी तैनात होगी, इसका मतलब लैंगिक समानता होगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। जो लैंगिक समानता है ना, कि भाई महिलाओं को कहीं कोई कहते हैं हार्ड पोस्टिंग पे नहीं भेज रहे, या फिर महिलाओं को कहते हैं आप कमजोर हो, आप पीछे रहो, तो वो सब नहीं है। इसमें महिलाओं को बिल्कुल पोस्टिंग दी जा रही है, महिला अधिकारी को तैनात किया जा रहा है। इसका मतलब लैंगिक समावेशता भी, जो लैंगिक समानता है वो भी बढ़ रही है, लैंगिक समावेशन किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। इस परीक्षा, जो आने वाली आपकी परीक्षा है, उसकी दृष्टि से बिल्कुल करंट में चल रहा है। तो आइए, समुद्र प्रताप, इसको नहीं भूलना। चलिए आगे चलते हैं। तेल रिसाव को रोकता है। फ्रीक्वेंसी बैंड, देखो वैसे तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन अभी हमने देखा था, जैसे इसका पेपर आया है सब इंस्पेक्टर वाला, तो उसमें भी उसने एक फ्रीक्वेंसी या आवर्ती पे कुछ एक प्रश्न बना रखा है, और बहुत टफ प्रश्न था। तो हम करंट को देखते हुए, और करंट के अफेयर्स जो है उनको देखते हुए, इसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये करंट में आया हुआ चीज है। क्या है ये? कि भारत सरकार ने वाईफाई सेवा को बेहतर बनाने के लिए, है ना, लाइसेंस मुक्त किया है एक फ्रीक्वेंसी बैंड को। फ्रीक्वेंसी बैंड को लाइसेंस मुक्त किया। फ्रीक्वेंसी बैंड वैसे ही है जैसे आप मान के चलो, आपकी गाड़ियां कहाँ चलती है? सड़कों के ऊपर। सड़क इसलिए बनी है ताकि आपकी गाड़ियां चल सके। इसीलिए सूचनाएं, जो डेटा होता है, उसका ट्रांसफर डिजिटल फॉर्म में फ्रीक्वेंसी बैंड में किया जाता है, फ्रीक्वेंसी बैंड में किया जाता है। तो उसको फ्री कर दिया, 5925 से लेके 6425 तक, यानी 500 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो फ्री कर दिया है, ताकि वाईफाई सेवा को बेहतर बनाया जा सके।
वाईफाई सेवा को बेहतर बनाएंगे तभी तो इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, तभी तो लोग उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे वाईफाई का उपयोग हम क्या कर रहे हैं, रीले बनाने में, खूब सारी रील बना सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। लोअर 6 हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज बैंड भी कहते हैं इसको, तो ये बात भी ध्यान रखना। ये देखो प्रश्न पूछा जा सकता है, भले ही छोटा हो, भले ही अजीब सा हो, अटपटा हो, लेकिन प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसमें बहुत ज्यादा है। तो कौन सा है, ध्यान रखना, 5925 से लेके 6425 वाला लोअर 6 गीगा हर्ट्ज बैंड है, इसको ध्यान रखना। किसके लिए बनाया, वाईफाई सेवा को बेहतर करने के लिए। अगला देखो हमारा क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, बड़ा अजीब सा नाम है, क्या है देख लेते हैं। ये एक टेक्निक है जो डीआरडीओ ने चांदीपुर, जो ही उड़ीसा में इनका एक एकीकृत परीक्षण केंद्र है, इसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहते हैं या एकीकृत परीक्षण केंद्र कह लो, एक ही बात है, वहां से इसका सफल परीक्षण किया है। क्या, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ये होता क्या है, देखो ये क्या करेगा, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होगी ना उसका उपयोग कर लेगा। किसी भी मिसाइल को जलने के लिए ऑक्सीजन की या फिर किसी न किसी कंबसन की आवश्यकता होती है, और वो उसी के अंदर होती है, मिसाइल के अंदर, वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि मिसाइल का ज्यादा भार होगा, ज्यादा भार कम करने के लिए उसमें कम फ्यूल डाला जाता है। ज्यादा भार होगा तो ज्यादा लंबी दूरी या ज्यादा अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या किया जाए कि ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करो कि ऑक्सीजन अंदर ना हो, बाहर जो ऑक्सीजन है अपने एटमोस्फेयर में उसका ही उपयोग कर ले, उसका उपयोग कर ले। तो इस तकनीक को कहा गया है ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ताकि जो ऑक्सीजन हवा में मौजूद है उसका उपयोग करे और फिर लंबी दूरी तय कर सके। क्या कर सके, लंबी दूरी, क्योंकि हाल ही में परीक्षण किया है इसका, चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज है उड़ीसा में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट पूछ लिया जाए तो क्या है, ये वह तकनीक है जो मिसाइल को हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं। अंशद्वीप, INS, इंडियन नेवल शिप अंशद्वीप, ये एक भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है अंशद्वीप। ये क्या है, स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, इस श्रेणी का ये है, स्वदेशी है और एंटी सबमरीन है। जो पनडुब्बियां होती है, जो दुश्मन देश की पनडुब्बी होती है, वो पानी के नीचे रहती है तो हमें दिखाई नहीं देती, तो उसको रोकने के लिए, उसको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए एक हमने क्या विकसित किया है, हमने INS अंशद्वीप बनाया है। ये क्या कर देगा, ये ऑटोमेटिक डिक्टेट कर लेगा अपने रडार से कि कहाँ पे कौन सी सबमरीन आ रही है। इसलिए इसको एक नाम और भी जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको सबमरीन किलर भी कहते हैं। अंशद्वीप को सबमरीन किलर या सबमरीन को मारने वाला, या फिर इसको कहते हैं डॉल्फिन हंटर। डॉल्फिन हंटर का मतलब वो डॉल्फिन नहीं है जो जीव, उसको नहीं मारता, जो सबमरीन डॉल्फिन की तरह चलती है पानी के अंदर उसको मारता है, इसलिए उसको डॉल्फिन हंटर या डॉल्फिन का शिकारी भी कहा गया है। डॉल्फिन हंटर, डॉल्फिन हंटर भी कहा गया है इसको। अंशद्वीप को, INS अंशद्वीप को, स्वदेशी है, हमारे देश ने बनाया है, एंटी सबमरीन है, वॉरफेयर सेलो वाटर, यानी कि जो वाटर, गहरा वाटर है, छिछला वाटर, उन सब में ये काम करेगा। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये इसका नाम अंशद्वीप नाम क्यों पड़ा है, इसका नाम अंशद्वीप पड़ा है, कर्नाटक के कारावार के पास एक तट है अंशद्वीप, उस तट के नाम पे इसका नाम पड़ा है। कर्नाटक के कारावार तट के पास एक जगह है अंशद्वीप, उस द्वीप, अंशद्वीप है, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है अंशद्वीप। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, शायद आपको अब याद कर लोगे, एक दो बार इसको रटने की कोशिश करोगे, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है। तो INS अंशद्वीप का नाम याद आते ध्यान रखना कि ये सबमरीन किलर है या फिर डॉल्फिन हंटर है, जो भी सबमरीन होगी दुश्मन देश की उसको मारने के लिए इसको समुद्र में उतारा गया है, और ये स्वदेशी है। ये सबसे बड़ी बात है, ये स्वदेशी है हमारे। प्रलय, DRDO ने एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का क्या किया है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। एक लॉन्चर, उसी एक लॉन्चर से 2 मिसाइलों का, ये 2 मिसाइलें हैं प्रलय, इनका सफलतापूर्वक क्या किया, परीक्षण किया। किसने किया, DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये हमारे भारत का एक जो मिसाइल और रक्षा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हमारी संस्था है DRDO। इसने एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का क्या कर दिया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया। और प्रलय मिसाइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सतह से सतह में मारती है, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड, ठोस ईंधन आधारित, स्वदेशी, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल की कम दूरी भी 1000 किलोमीटर के आसपास होती है, जो मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज कितनी होती है, लगभग 1000 के आसपास होती है, और मध्यम रेंज, मीडियम रेंज कितनी होती है, 1000 से 3000 के आसपास। तो कम दूरी भी इसकी बहुत होगी है। चर्चा में क्यों था, क्योंकि एक ही लॉन्चर से इसके 2 मिसाइलों को लॉन्च कर दिया गया। ये देखो
जो मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूं, कृष्णा यार्ड 18003, कृष्णा यार्ड 18003 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर या पेपर सेटर की नजरों में सीधा आता है ये चीज, क्योंकि ये चीज है छोटी सी, हो सकता है कि हमसे छुपी हुई रह जाए और एग्जामिनर आपको पूछ ले और हमको हवाई नहीं लगे यार ये क्या था। देखो ये एक प्रकार का क्या है, पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज है। जो कैडेट जो भर्ती होते हैं उनको प्रशिक्षित देने के लिए एक जहाज बनाया गया है। किसने बनाया है? L&T, लॉरेंस एंड टर्बो एक कंपनी है, उसके द्वारा निर्मित ये पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज है। और इसको 16 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 16 फरवरी 2026 को। और कहाँ पे शामिल किया गया है? इसको किया गया चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। जो चेन्नई में नौसेना की जो बेस है उस बेस में इसको शामिल किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। कृष्णा, इसका एक अलग नाम है यार्ड 18003, L&T ने बनाया है। एक कैडेट प्रशिक्षण जहाज है। कैडेट जो नए नव जो भर्ती होते हैं, जिसको रंगरूट कहते हैं, वो भर्ती होते हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए निर्मित किया गया है और नौसेना में शामिल कर लिया गया है। और नौसेना में कहाँ पे? चेन्नई बेस पे शामिल किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम। देखो आगे बढ़े उससे पहले आपको मिसाइल का एक और टाइप समझाता हूँ। हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक, देखो एक चीज होती है मैक नंबर, एक चीज होती है मैक, इसको इंग्लिश में लिखते हैं MACH। ये मैक क्या होता है? ये मैक होता है कि किसी भी वस्तु की गति, किसी भी वस्तु की गति, इस वस्तु की गति में हम ध्वनि की गति, जो स्पीड का, साउंड का जो स्पीड है, जो हम बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, इस साउंड का भी कुछ स्पीड होता है, हर चीज का स्पीड होता है। तो मैं जो बोल रहा हूं, ये साउंड है, इसका भी एक स्पीड होता है और वो ऑलरेडी मेजर्ड है, उसको मापा गया है, उसका एक निश्चित मान होता है। तो उसमें भाग दे दिया जाए किसका? ध्वनि की गति का, ध्वनि की गति, इसका भाग दे दिया जाए तो जो संख्या निकल के आएगी वो इस मैक में ऐड हो जाती है। मान लो ध्वनि की गति होती है, नॉर्मल ध्वनि की गति होती है 343 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में ध्वनि चली जाती है 343 मीटर, 343 मीटर चली जाती है। और 3 सेकंड में 1 किलोमीटर ध्वनि चली जाती है। मात्र 3 सेकंड में हमारी जो आवाज है, हम तेज जोर से बोलेंगे तो वो 1 किलोमीटर चली जाएगी। ये स्पीड होती है ध्वनि की। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके बराबर है, मान लो उसका भी गति यही है, उसकी भी मान लो 343 है, तो इसकी 343 और ध्वनि की भी 343, तो ये दोनों कट के तो कितना आ गया? 1। तो हम क्या कहेंगे? मैक नंबर आ गया 1, उसको कहेंगे मैक इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग है स्पीड को बताने के लिए कि वस्तु का स्पीड कौन से मैक पे है। तो उस पर नाम दिया गया, मान लो सबसोनिक, और सबसोनिक के बाद ट्रांससोनिक, फिर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। इस प्रकार 4 एक स्पीड को वेरिएशन किया जाएगा। स्पीड को 4 भागों में, स्पीड के हिसाब से मिसाइल को 4 भागों में बांट रखा है। जो मान लो अब कोई सबसोनिक है, सब सोनिक है, तो सबसोनिक चीज होगी या वस्तु होगी, उसका मैक नंबर होगा हमेशा 1 से कम। उसका जो मैक होगा वो 1 से कम होगा, यानी कि उसकी गति ध्वनि की गति से कम होगी, उसकी गति ध्वनि की गति से कम होगी, तभी तो 1 से कम आएगा मैक नंबर। क्योंकि ऊपर वैल्यू कम है, नीचे ज्यादा है, तो इसका मतलब वो चीज 1 से कम होती है। ये बात मैथ की है, नहीं याद होता तो रट लो इस चीज को, ठीक है? इसको रट लेना। वो तो है सबसोनिक, जिसका मैक नंबर 1 से क्या होता है? 1 से कम है, तो वो कहलाएगी सबसोनिक। एक होती है ट्रांससोनिक। ट्रांससोनिक वो होगा जिसका मैक नंबर लगभग 1 के बराबर है, यानी स्पीड ध्वनि की, यानी कि ध्वनि की गति और इस वस्तु की गति दोनों लगभग बराबर है, तो उसको कहेंगे ट्रांससोनिक। तो इसका मैक नंबर होगा लगभग, ये साइन होता है ना, ये वाला, ये तो होता है बराबर का, और ये ऐसा कर दे उसका मतलब लगभग, लगभग 1, ये होता है लगभग 1, तो वो हो गया ट्रांससोनिक। उसके बाद सुपरसोनिक। सुपरसोनिक वो चीज होती है जिसका मैक नंबर होता है 1 से 5 के बीच, 1 से 5 के बीच, यानी कि वो गति है वो ध्वनि से 5 गुना तक अधिक है, ध्वनि से 5 गुना तक अधिक है। और एक होता है हाइपरसोनिक, हाइपर सोनिक, इसमें होता है मैक नंबर 5 से भी अधिक, 5 से अधिक। तो ये स्पीड के हिसाब से नाम दिए गए हैं।
सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल का आ गया, इसका मतलब मिसाइल की स्पीड होगी ध्वनि से 5 गुना से भी अधिक। ध्वनि की जो स्पीड है उससे 5 गुना से भी अधिक होगी। ध्वनि की स्पीड मान लो 1235 किलोमीटर पर हो रहा है। ध्वनि की स्पीड मान लो 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी ना वो इससे 5 गुना, यानी कि वो होगी लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा। 6200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास उसकी स्पीड होगी जो हाइपरसोनिक होगी, जिसका नंबर मैक नंबर 5 से अधिक होगा। तो ये आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखो जैसे थोड़ी बहुत मैथ की चीजें होती है, नहीं समझ में आती थोड़ा रट लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रटना भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन और बहुत सही चीज है। आगे कौन पूछेगा आपने रट के किया, समझ के किया, आपका सिलेक्शन है, इन दी एंड आपका प्रश्न सही होना चाहिए बस। तो हमने क्या देखा, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक हमने देख लिया, इसका मतलब इसका मैक नंबर 5 से ज्यादा है। ठीक है, मिसाइल कार्यक्रम। हाल ही में सफल जमीनी परीक्षण किया गया है, किसका? हैदराबाद प्रयोगशाला में। ठंडा किया गया दीर्घकालीन स्क्रैमजेट इंजन। एक इंजन है जिसको ठंडा किया गया है, दीर्घकालीन स्क्रैमजेट इंजन है। क्यों किया गया है? क्यों? ताकि उड़ान हो वो लंबी अवधि तक हो सके, उड़ानों को लंबी अवधि तक, ताकि मिसाइल बहुत ज्यादा दूरी तय कर सके। इसमें देख लो हाइपरसोनिक है तो इसका मतलब मैक नंबर इसका 5 से अधिक है। ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल, मतलब 5 से अधिक है इसका नंबर। और लंबी अवधि की उड़ानों के लिए ये किया गया है परीक्षण। इसको कहते हैं एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन। इसको क्या कहते हैं? एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टन। ठीक है, उसका हिंदी में नाम लिख दिया, ये हिंदी में ये नाम लिख दिया, ठंडा किया गया दीर्घकालिक स्क्रैमजेट इंजन। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। परीक्षण का वहाँ यहाँ पे हैदराबाद के एक प्रयोगशाला है DRDL। DRDO है ना, उसी तरह DRDL होती है। DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO की ही एक लेबोरेटरी, उसकी प्रयोगशाला है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDL, हैदराबाद में ये DRDL। इसके द्वारा ये प्रयोग किया गया। तो ये आपसे सिर्फ सिंपल सा पूछा जाएगा कि एक्टिवली कूल्ड या फिर ठंडा किया गया दीर्घकालीन स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग, सफल प्रयोग कहाँ पे हुआ, किस परीक्षण में हुआ? तो वो DRDL हैदराबाद में हुआ है बस। और किसके लिए है इसका उपयोग? लंबी अवधि की उड़ान हेतु। चलिए आगे चलते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। INS सागर ध्वनि। INS सागर ध्वनि हाल ही में ये परीक्षा में पूछा भी गया था और अपने नोट्स में भी है। समुद्री अनुसंधान और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु, समुद्री जो अनुसंधान है, समुद्र में खोज करनी और क्या क्या करना है, समुद्र में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये सब देखने के लिए, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी होते हैं, वो सब देखने के लिए उसमें अनुसंधान हो, उसमें वैज्ञानिक सहयोग हो, इसके लिए सागर मित्र एक पहल शुरू की गई है। उस पहल का 5वां संस्करण है ये, इसको रवाना किया गया है। सागर मित्र पहल के 5वें संस्करण के लिए जिस पोत को रवाना किया गया, उस पोत का नाम है INS सागर ध्वनि। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं सागर मित्र पहल है क्या। ये है तो समुद्री अनुसंधान और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय नौसेना और DRDO के सहयोग से शुरू किया गया। किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना प्लस DRDO, इन दोनों के द्वारा ये पहल शुरू की गई थी। अब इस पहल का 5वां संस्करण है। और जो हिंद महासागर के जो देश है, हिंद महासागर में जो देश हैं, जैसे ओमान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के साथ साथ मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये इसके क्या लाभकारी देश हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं, इस पहल में जो हिस्सा लेते हैं और जिनको यहाँ पे वैज्ञानिक सहयोग प्राप्त होता है और वो समुद्री अनुसंधान में मदद करते हैं। इस पहल के लिए ही इसको भेजा गया है। किसको भेजा गया है? INS सागर ध्वनि को। और सागर मित्र पहल मैंने आपको बता ही दिया, ये है भारतीय नौसेना और DRDO के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। चलिए आगे चलते हैं। स्वदेश क्या है? स्वदेश होता है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, यानी कि जो सी वाटर है वो खारा जल होता है, उसको मीठा बनाने का एक प्रणाली है। उस पानी को मीठा बना दिया जाए, ताकि कई बार कुछ सैनिक होते हैं या कुछ कर्मचारी है जो भारत की सेना के या भारत की नौसेना के कर्मचारी दूरस्थ स्थानों पे पोस्टिंग होती है, वहाँ पे मीठा पानी नहीं पहुँच पाता। मान लिए कोई ऐसे तटीय क्षेत्र पे है जहाँ पर समुद्र का पानी तो बहुत है, कोई द्वीप में फंसे हुए हैं मान लो, तो फंसे हुए नहीं, मान लो द्वीप पे एक जगह है, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग है और वहाँ पे पानी, नॉर्मल पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे उस जगह पे हम स्वदेश का उपयोग करेंगे। स्वदेश उस पानी को क्या करेगा? मीठा बनाएगा। इसलिए इसको
नाम ही देखो, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। डिसैलिनेशन का मतलब होता है लवणीकरण जल को अलवणीकरण बनाता है, उसमें नमक निकाल देना। ये किसने बनाया? हाल ही में डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने बनाया। तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजस्थान का पेपर है और राजस्थान के पेपर में राजस्थान की कोई संस्था बहुत बड़ा काम कर रही है, तो वो पेपर में वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या बनाया? स्वदेश बनाया। स्वदेश किसने बनाया? डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने। है क्या ये मैंने आपको बता दिया कि जो दूर स्थानों पे और जो तटीय क्षेत्रों में तैनात सैनिक है, उनके लिए विकसित की गई पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली है। पोर्टेबल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से ले जाया जा सकता है, उसको कहते हैं पोर्टेबल, और जल को शुद्धिकरण करने की प्रणाली है ये स्वदेश। तो आपको समझ में आ गया होगा। स्वदेश देख लिया। अब एक मिशन है जो विफल हुआ था। वैसे तो नेगेटिव न्यूज है ये, हमारी ज्यादा काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। एक मिशन है ये PSLV C62 EOS या N1 मिशन। ये मिशन जनवरी 2026 में तकनीकी खामी के कारण विफल हो गया था या असफल हो गया था। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मिशन हाल ही में तकनीकी खामी के कारण असफल हो गया था? वो मिशन कौन सा है? PSLV C62। इसका एक दूसरा नाम भी है EOS N1 मिशन। EOS N1 मिशन। INS सुदर्शनी, इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं और बना भी है। देखो, एक ही स्लाइड में दो प्रश्न बन गए। एक तो INS सागरधोनी से आया था सब इंस्पेक्टर में अभी, और एक INS सुदर्शनी के ऊपर भी प्रश्न आया था। तो सुदर्शनी है क्या? ये भारतीय नौसेना का एक जहाज है जो 10 महीने तक समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है। 10 महीने तक समुद्री यात्रा पर रहेगा ये एक अभियान है लोकयान 26। इसके तहत क्या करेगा? 13 देशों की यात्रा पर रहेगा, 18 बंदरगाहों में। महीनों की जगह लिख लो 18 बंदरगाहों, 18 बंदरगाहों या 18 स्थानों तक। न्यूयॉर्क में एक होगा सेल 25 और फ्रांस में एक आयोजन होगा एस्केल आ सेट। इन दोनों में भी भाग लेगा। जब ये 13 देशों में जाएगा तो 13 देशों में न्यूयॉर्क अमेरिका भी जाएगा। अमेरिका में जो एक समुद्र का एक प्रोग्राम होता है सेल 250, उसमें भाग लेगा। और ये फ्रांस भी जाएगा। फ्रांस का एक समुद्री अभ्यास होगा एस्केल आ सेट। एस्केल आ सेट, इसमें भी ये भाग लेगा। तो INS सुदर्शनी है, ठीक है। INS सुदर्शनी, ये हमें याद रखना है। और INS सुदर्शनी कहाँ पे है? ये कोच्चि, केरला में कमीशन्ड है। ये कमीशन का मतलब केरला में ये अपनी नौकरी कर रहा है। एक हिसाब से इसको भी कमीशन या नौकर समझा जाता है, सरकारी नौकर। तो ये कहाँ पे कमीशन है? केरला, कोच्चि में। और ये दूसरा स्वदेशी निर्मित है ये, ठीक है। ये दूसरा स्वदेशी निर्मित नौकायन पोत है। इससे पहले था INS तरंगिणी। INS तरंगिणी इससे पहले था। तो इस चीज को भी आप लिख लेना, लिखो तो। सुदर्शनी से पहले वो जहाज कौन सा था? INS तरंगिणी था। और ये कौन सा है? दूसरा है स्वदेशी निर्मित जहाज, INS सुदर्शनी। तो यहां लिख लेना INS तरंगिणी फर्स्ट था, तरंगिणी वो था फर्स्ट स्वदेशी निर्मित। और ये दूसरा है INS सुदर्शनी। कहाँ पे गया है? लोकयान 26 यात्रा के तहत 13 देशों के 18 बंदरगाहों पे जाएगा और 10 महीने की यात्रा है। और भाग किस किस में लेगा? USA के सेल 25 में और फ्रांस के एस्केल आ सेट में भाग लेगा। ये चीजें आपको याद करनी है, रटनी है, और रटते रटते याद हो जाएगी। एक दो बार और देखोगे। अब इसके बाद क्या करोगे आप? इस वीडियो के बाद आप हमारे ऐप में जाना, वहां पे आपको इस वीडियो से संबंधित क्विज मिल जाएगी। हाथों हाथ मत जाना, 1-2 घंटे के बाद आप क्विज आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। वहां पे आप, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ी देर बाद सोल्व करना आप उसको, कि हाथों हाथ चीजें आपके दिमाग में रहेगी। तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कल आप उस क्विज को सॉल्व करना, तो ताकि आपको पता लग जाए कि आप कितने अटेंटिव थे लेक्चर के दौरान। और वो ऐप कहाँ पे है? हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और इसकी जो आपको PDF होगी, ये PPT होगी, वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम के साथ साथ कहाँ पे मिल जाएगी आपको? हमारे ऐप है जो GJN ऐप है, उस ऐप में आपको मिल जाएगी। तो आपको क्विज जरूर सोल्व करनी है। इसी PPT पे आधारित या इसी वीडियो पे आधारित एक क्विज होगी। फिर आपको क्या डबल याद हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्विज सोल्व करोगे ना तो फिर आसानी से आप उस चीज को रट सकोगे। आपके जो क्वेश्चन गलत होंगे फिर आपको लगेगा अरे यार सर ने बताया तो था, फिर वो आपको ज्यादा याद होगी। जहां जहां हम सिली मिस्टेक करते हैं या जो प्रश्न हमसे गलत होता है ना, उसके बाद में हम उसका आंसर देखते तो हमें ज्यादा याद होता है। अपना विश्लेषण जरूर किया करो टेस्ट देके। अगर सिर्फ आप पढ़ रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आप शायद सही नहीं कर रहे। अपने साथ आप क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो चलिए आगे चलते हैं। INS सुदर्शनी के बाद लिगो इंडिया लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक ऑब्जर्वेटरी है
ये क्या आता है, जो ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगे हैं, उन गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए ऑब्जर्वेटरी बनाने का एक विश्व में कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत 5 ऑब्जर्वेटरियां हैं। 2 तो यूएसए में है, यूएसए के एक वॉशिंगटन में है, एक ल्यूसिनिया में है यूएसए के, एक हो गई इंडिया में। ये देखो लीगो इंडिया, इंडिया में भी कहाँ पे है, हिंगोली महाराष्ट्र में। कहाँ पे, हिंगोली महाराष्ट्र में। और 2 हैं जो इसकी सिस्टर पार्टनर है, वो लीगो से संबंधित नहीं है लेकिन इनकी हेल्प करती है। एक है वर्गो इटली में और एक है जापान में, एक है जापान में। ये 5 है जो क्या करेगी, गुरुत्वीय तरंगों को, जो गुरुत्वीय तरंगे होती हैं या जो गुरुत्वीय तरंगे जो जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह क्या होता है, गुरुत्वीय तरंगे हैं जिनके ऊपर पृथ्वी ऐसे झुली हुई है। ऐसे खूब सारी तरंगे हैं और पृथ्वी उसके ऊपर झुली हुई है। इन तरंगों का पता करने के लिए ये क्या है, लिगो। ये देखो लिगो इंडिया की तस्वीर देख लो, ये 2 किलोमीटर लंबी एक खोखली नली है और ये भी 2 किलोमीटर लंबी एक खोखली नली है। तो टोटल 4 किलोमीटर लंबी नली होती है। उसमें लेजर से लाइट मारी जाएगी, फिर उस लाइट दोनों लाइट एक साथ और एक समय पर मारी जाती है। फिर क्या होता है, उसमें डिफरेंस देखते हैं। उसमें जो भी डिफरेंस आता है ना, उसका मतलब वो किसकी वजह से है, गुरुत्वीय तरंगों की वजह से है। तो उससे गुरुत्वीय तरंगों की क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है। इसलिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। तो देख लो ना कि मात्र वर्ल्ड में 5 है, उसमें भी 3 लीगों की है, तो 3 में 1 भारत में आ गई। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है ये लीगो इंडिया, लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लीगो का फुल फॉर्म होता है यही। एलएनटी विकसित कर रही है, एलएनटी बना रही है, लॉरेंस एंड टर्बो नाम होता है, कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है एलएनटी, जिसमें हमें खूब सारे इसको देखने के मिलते हैं। एलएनटी वो क्या बना रही है, हिंगोली में, महाराष्ट्र में एक जगह है हिंगोली, वहां पे ये बना रही है। पालन मारो क्या है, भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह और पेलोड निर्माण संयंत्र की आधारशिला सानंद जिला गुजरात में रखी गई है। पालन मारो एक क्या है, एक संयंत्र है। कौन सा है, एकीकृत निजी उपग्रह और पेलोड निर्माण का एक संयंत्र है। उसकी स्थापना कहाँ पे हो रही है, सानंद जिला गुजरात में। हमें तो ये याद रखना है, पालन मारो नाम आते याद रखना है, सानंद जिला गुजरात। बस है क्या, वो एक एकीकृत है, निजी उपग्रह और पेलोड निर्माण का एक संयंत्र है। निजी उपग्रह बनाने वाला और पेलोड, जो मिसाइल के सबसे ऊपर लगा होता है ना जो हिस्सा, उसको कहते हैं पेलोड। उस निर्माण को करने वाला है। ये मिसाइल होती है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये पूरा पेलोड कहलाता है। ठीक है। मेड ली पर सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर देखो 1 फरवरी से राजस्थान सरकार में क्या हो गया कि एमएलसी होगी ना, इसको भी आप ऑनलाइन चढ़ाओगे। और पुलिस वालों के लिए मैं तो, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी ये भी ऑनलाइन होगी। एमएलसी क्या होती है, मेडिको लीगल केस। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की कोई दूसरी दुर्घटना, किसी को गोली मार दी, चक्कू मार दिया, कुछ और कर दिया, मान लो किसी के साथ दुर्घटना होगी किसी भी प्रकार की, सिर्फ वाहन से नहीं, तो वो हॉस्पिटल जाता है। तो हॉस्पिटल में अगर अप्राकृतिक रूप से वो घायल हुआ है किसी हिसाब से, मान लो अप्राकृतिक रूप से घायल हुआ है, खुद की बीमारी हो गई, सांस उड़ गई, तो वो अलग बात है। अप्राकृतिक रूप से अगर वो घायल हुआ है, बीमार हुआ है, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आके उसके बयान लेती है, या डॉक्टर के, जो भी डॉक्टर जो लिख के देता है कि भाई इसकी ये दिक्कत है, इसमें ये घाव है, इतना घाव लगा है, ये सब। तो वो सब बाद में जब आप मुकदमा करते हो या आप किसी के खिलाफ केस लड़ते हो तो बहुत काम आती है। उसको कहते हैं एमएलसी, मेडिको लीगल केस। अब ये एमएलसी बनेगी, ये ऑनलाइन होगी, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो भी ऑनलाइन होगी, ताकि ऐसे फिजिकली उनमें छेड़छाड़ न की जा सके। अब सीधी उसी दिन ऑनलाइन चढ़ जाएगी, बाद में उसमें छेड़छाड़ करनी इम्पॉसिबल होगी। हाँ, आप उसमें उस बाद में कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन काट पीट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको क्या बनाया गया, ताकि जो न्याय है व्यवस्था, वो उसको त्वरित न्याय प्रदान किया जा सके। उसके लिए सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है मेड लिया पर सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखना। अगर आपको पूछे कि मेड लिया पर सॉफ्टवेयर हाल ही में चर्चा में था, तो वो किसके यूज में है, एमएलसी के लिए और पोस्टमार्टम के लिए यूज में है। चलिए मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं। अभी एसीएस अर्जुन, हाल ही में एसीएस अर्जुन को विकसित किया गया। एसीएस अर्जुन एक प्रकार का ह्यूमन रोबोट है, एआई पे आधारित है। ये किसका है, भारतीय रेलवे ने विकसित किया है, और एक उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसकी भाषा कौन कौन सी है, अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा क्यों ऐड की गई, क्योंकि इसको विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया। अब आंध्र प्रदेश में तैनात है, कोई इसको पकड़ के पूछ ले कि स्पीक इन तेलुगु, तो इसको तेलुगु बोलना पड़ेगा, नहीं तो इसको बेचारे को पीटेंगे वहां पे। तो इसको तेलुगु बोलनी पड़ेगी, इसलिए इसको तेलुगु भाषा ऐड कर दी गई है। इसको उद्देश्य क्या है, सुरक्षा और यात्रियों से सेवाओं का अत्याधुनिक बनाना। एक तो सुरक्षा करना, और ये जो यात्री सेवाएं हैं उनको अत्याधुनिक बनाना है, मतलब आज के टाइम का एडवांस बनाना। इसके लिए इसका उपयोग किया गया है, ये इसके उद्देश्य है। एआई होगा, और एफआरएस होता है फेस रिकॉग्निशन
सिस्टम, चेहरा पहचान प्रणाली, जो हमारे फोन में होता है ना, आईफोन में होता है, जो हमारा चेहरा देख के फोन खोल देता है, वही FRS। उस FRS का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। लेस, लेंस नहीं, लेस, लेस का मतलब इससे युक्त है, ठीक है। AI और FRS, चेहरा पहचान प्रणाली से युक्त। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा ACS अर्जुन क्या है? एक उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट है। और कहाँ पे इसको, किसने इसको बनाया? भारतीय रेलवे ने। और सबसे पहले कहाँ तैनात किया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। और भाषाएं फिलहाल क्योंकि आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु ऐड कर दी, हिंदी और अंग्रेजी तो है ही। और बाद में जैसे जैसे जिस राज्य में जाएगा उसकी भाषा भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। उसके बाद आता है एम पेम्बा प्रभाव। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस प्रभाव का जिक्र अरस्तु ने भी कर रखा है अपनी पुस्तक में। अरस्तु जो दार्शनिक थे बहुत बड़े, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में इस प्रभाव का जिक्र किया था। वो प्रभाव क्या होता है? वो एक ऐसी घटना होती है, देखो गर्म पानी और ठंडे पानी को एक साथ जब जमाया जाएगा ना, तो ठंडे पानी की अपेक्षा जो गर्म पानी है वो जल्दी जमेगा, वो ज्यादा जल्दी बर्फ बन जाएगा। ये प्रभाव देखो सोचने में उल्टा है कि एक तरफ गर्म पानी है और ठंडा पानी है, दोनों को हमने फ्रिज में जमाने के लिए छोड़ दिया, तो ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी जल्दी जमेगा बर्फ में। ये प्रभाव होता है, ये उल्टा सिस्टम है, इसको कहते हैं एम पेम्बा प्रभाव। एम पेम्बा इंग्लिश में लिखे तो उसको कहते हैं एम फिर PEMBA, एम पेम्बा इफेक्ट कहा जाता है इसको। एक भौतिक घटना है जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, एक केंद्र है बेंगलुरु का, जवाहरलाल नेहरू उन्नत विज्ञान अनुसंधान केंद्र, इसने इस प्रभाव की व्याख्या की है। सुपर कंप्यूटर पर आधारित एक सिमुलेशन है, उस सिमुलेशन में इन्होंने इसकी व्याख्या कर दी। अभी तक तो उस पे बारे में अंदाजा लग रहा था कैसा होता है, और होता भी है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं मिल रहा था। उसका प्रूफ किसने दे दिया? इस जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने। ये देखो इन्होंने क्या किया, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित किया है जो इस प्रभाव की व्याख्या करता है, बिल्कुल प्रूफ के साथ। ये देख लो, इस कारण ये क्या हो रहा है, गर्म पानी जल्दी जम रहा है ठंडे पानी की तुलना में, इसलिए चर्चा में है एम पेम्बा प्रभाव। ये पूछा जा सकता है एम पेम्बा प्रभाव क्या है, हाल ही में चर्चा में था। तो गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में जल्दी जमता है। आकाश एनजी मिसाइल, आकाश एनजी मिसाइल क्या है? DRDO द्वारा आकाश एनजी मिसाइल, एनजी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। इसका उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण किया सफलतापूर्वक। उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण, UET, यूजर इवेल्युएशन ट्रायल होता है, यूजर इवेल्युएशन ट्रायल। इसका मतलब हो गया कि इसको देखते हैं कि भाई युद्ध करेंगे तब ये काम करेगा नहीं करेगा, है। अभी मान लो कहने को तो ये 70 किलोमीटर हिट करता है, एकदम सटीक प्रहार करता है, ये सब बातें लिखित में है, लेकिन इसका एक ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल लिया गया तो उसको देखा गया कि बिल्कुल ये युद्ध जैसी स्थिति आए तो बिल्कुल जैसी इसकी विशेषताएं हैं वैसे ये काम करेगा। तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है किसका? आकाश एनजी मिसाइल का। आकाश एनजी में जो 96% तक स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का प्रयोग किया है, यानी ये पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है। इसमें 96% तक तकनीक भी भारत की है और जो उपकरण है वो भी किसके हैं? भारत के हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अब इसमें। और देखो इसको है ना बनाया तो DRDO ने है, नहीं इसका जो कहते हैं ना निर्माण, इसका जो डिजाइन है, डिजाइन तो DRDO ने बनाया है। और इसको विकसित 2 कंपनियों ने किया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये चीज भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ कि जो आकाश एनजी मिसाइल है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, इस मिसाइल का एक तो इसको विकसित किसने किया, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? इसका डिजाइन तो तैयार किया गया है DRDO द्वारा, ठीक है, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। और इसका निर्माण, इसको बनाया किसने है? इसका निर्माण एक तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसको कहते हैं BDL, और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD का मतलब होता है लिमिटेड, यानी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन दोनों के द्वारा इसको बनाया गया है, किसको? आकाश एनजी मिसाइल को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आकाश के बारे में जानकारी थी, आपको मैंने दे दी। तो वापस एक बार देख लेते हैं कि DRDO ने इसका मूल्यांकन परीक्षण किया, उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण, कि भाई युद्ध के समय काम करेगा नहीं करेगा, तो बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ है। और इसमें 96% तक क्या है? स्वदेशी तकनीक है और उपकरण भी स्वदेशी ही है। चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल इंडिया भाषणी मिशन, ये क्या है?
देखो इसमें क्या किया गया है, ये एक भाषणी नाम का एक हमें क्या है, एक एआई संचालित मंच है। भाषणी नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एक मिशन है, एक मंच है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, यानी कि भाषा का अनुवाद हो जाए एआई के माध्यम से। भाषा, मान लो आप जाते हो केरला में, आप उनकी भाषा नहीं बोल पाते, लेकिन आपके पास भाषणी मंच होगा तो आप उसमें बोलोगे और वो आपको सामने उसी भाषा में, केरला में जो भाषा चलती है मलयालम, उसमें वो सामने वाले को पूछ लेगा सवाल। तो इसलिए इसको बनाया गया है। किसने बनाया है? MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। भाषणी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत विकसित एक एआई संचालित मंच है। ये एक प्रकार का मंच है, इसके कुछ एआई पे आधारित घटक भी हैं। वो घटक क्या क्या है? देखो इसके घटक है, एक तो श्रुतलेख, ये चर्चा में था। आप बोलोगे स्पीच और वो टेक्स्ट बदल देगा। आप बोलोगे मुझे घर जाना है तो वो लिख देगा मुझे घर जाना है, बिल्कुल विद इन ए सेकेंड, क्योंकि वो एआई और मशीन लर्निंग पे आधारित है। तो वो घटक है, उसको कहते हैं श्रुतलेख, यानी कि सुन के लिख रहा है। दूसरा है अनुवादिनी, टेक्स्ट टू टेक्स्ट टू अनुवाद। आपने बोला मुझे घर जाना है, इसमें आपने टाइप कर दिया, अब आपको केरला या मलयालम में वो चीज़ किसी को दिखानी है तो वो हाथों हाथ मलयालम में उसको ट्रांसफर या टेक्स्ट को बदल देगा, ट्रांसलेट कर देगा। ट्रांसलेट कर देगा तो उसको कहते हैं अनुवादिनी। और एक है भाषादान, क्राउड सोर्सिंग पहल है, इसमें खूब सारे क्या है भाषाओं का यहाँ पे जमावड़ा रहेगा, एक प्रकार का क्राउड सोर्सिंग पहल है। तो भाषणी के घटक याद रखना, श्रुत लेख, अनुवादिनी और भाषादान। और भाषणी मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत इसको बनाया गया एक एआई आधारित मंच है, एआई आधारित मंच है। तो ये था भाषणी। अब चलते हैं फोटो एक्टिव प्राकृतिक प्रोटीन। फोटो एक्टिव प्राकृतिक प्रोटीन, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो एक सेमीकंडक्टर की तरह काम कर रहा है। प्रोटीन होके भी एक अर्धचालक की तरह काम कर रहा है। अर्धचालक की तरह मतलब एक जीव है, एक जैविक चीज है, वो एकदम एक भौतिक और रासायनिक चीज की तरह काम कर रही है। तो ये वैज्ञानिकों के लिए बढ़ाया गया है, आश्चर्य का विषय था। और इसको खोजा किसने? इसको INST, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस का मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों पे उसके बारे में जानकारी करना, यानी कि पदार्थ के -6 की घात, ऐसे मतलब नैनो कण, नैनो का मतलब -9 मीटर। कोई भी किसी चीज होती है उसको कहते हैं 10 की पावर -9 मीटर, बहुत अति सूक्ष्म चीज हो जाती है, उसको कहा जाता है नैनो। यानी इस स्टेज पे जाकर उन पे शोध करना। तो वो शोध कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है? मोहाली, पंजाब में है। उसने क्या किया है? उसने देखा है एक विशेष सेल्फ असेंबलिंग बैक्टीरियल सेल प्रोटीन है। सेल्फ असेंबलिंग बैक्टीरियल सेल प्रोटीन है। इसमें सेमीकंडक्टर के गुणों की खोज होती है। सेमीकंडक्टर जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फ्यूल है। हर चीज में हमें सेमीकंडक्टर चाहिएगा, चाहे वो टीवी हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, कोई भी फोन हो, कुछ भी हो, उसमें सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होगी। चाहे वो IED हो गए, एक्सप्लोजिव हो गए, बहुत कुछ हो गए, उसमें भी हमें सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उसकी खोज किसने की है? इस प्रोटीन में, जो क्या है? सेल्फ असेंबलिंग बैक्टीरियल सेल प्रोटीन है। किसने की? INST ने की है, मोहाली में है, पंजाब में है। इस प्रोटीन में एक एरोमेटिक रेसिड्यू होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को सुगम बनाते हैं। इसमें क्या होते हैं? एक एरोमेटिक रेसिड्यू जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उसको बहुत आसानी से बना देते हैं। इसलिए वो कैसे काम करता है? इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसका मतलब वो अर्धचालक की तरह काम करेगा। ये कार्बनिक अर्धचालक की तरह फिर काम करता है। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो इसका मतलब फिर वो कार्बनिक अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा। तो हमें सब ध्यान रखना है, INST ने इसकी खोज की है। INST, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है? मोहाली, पंजाब में। चलिए आगे चलते हैं। सूर्यास्त्र, लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। ये देखो, लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है सूर्यास्त्र। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सूर्यास्त्र प्रणाली हेतु NIBE लिमिटेड पुणे के साथ समझौता किया है। इन्होंने एक पुणे में एक संस्थान है NIBE, इसके साथ समझौता किया कि भाई सूर्यास्त्र प्रणाली आप बनाओ, हम आपसे खरीदेंगे। ये NIBE लिमिटेड क्या है? ये भारत की पहली मेक इन इंडिया मल्टी कैलिबर प्रणाली है। मल्टी कैलिबर बहुत क्षमता प्रणाली है भारत की, मेक इन इंडिया। सारा काम इसने मेक इन इंडिया के तहत का है, सारा स्वदेशी ही काम हो रखा है इसमें। ठीक है, तो इसको क्या दिया है? एक टेंडर दिया है कि आप सूर्यास्त्र प्रणाली बनाओ, उसको हम खरीदेंगे। सूर्यास्त्र की प्रणाली के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। 150 से 300 किलोमीटर की दूरी पर सतह से सतह तक अचूक हमला करने में सक्षम है। 150 किलोमीटर तक ये सतह से सतह में, सरफेस टू सरफेस 150 से 300 किलोमीटर तक ये अचूक हमला करने में सक्षम है। ये होती है सूर्यास्त्र प्रणाली। इजराइल के एल्बिट सिस्टम के सहयोग से विकसित किया है। इजराइल का सिस्टम है एक एल्बिट, उसके सहयोग से इसने विकसित किया। इसमें पल्स प्रीसाइज टू यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम,
इसकी संरचना का उपयोग किया गया। ये देखो टेक्निकल वर्ड है, याद हो जाए तो ठीक है, रट लेना, नहीं तो इसको बस ध्यान में रखना कि सूर्यास्त में ऐसा कुछ होता है। ये जरूर ध्यान रखना, इजराइल के सहयोग से इसको विकसित किया गया है और बनाने का काम किसको सौंप दिया? एनआईबीई पुणे को। और पुणे क्या है? एनआईबीई भारत की पहली मेक इन इंडिया मल्टी कैलिबर संस्था है। ठीक है, मल्टी कैलिबर प्रणाली है ये। आगे चलते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम, LRGR। LRGR का मतलब लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, यानी लॉन्ग रेंज 120 मतलब 120 किलोमीटर तक इसकी लॉन्ग रेंज होगी। DRDO द्वारा विकसित है, स्वदेशी है, DRDO ने विकसित किया है और स्वदेशी है ये। ठीक है, 120 किलोमीटर सटीक प्रहार करने की क्षमता है, लंबी दूरी होगी और पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकता है। यानी कि मिसाइल का नाम भी पिनाका है, उसका लॉन्चर्स भी पिनाका है, उसी से दागा जा सकता है और 120 किलोमीटर तक बिल्कुल ये सटीक प्रहार कर सकती है। पिनाका वैसे भगवान शिव के जो त्रिशूल है उसका नाम भी पिनाका था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, पिनाका। DRDO द्वारा गगनयान के ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया। DRDO द्वारा किसके? गगनयान के ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया। इसमें क्या है चर्चा में? ड्रोग पैराशूट। ड्रोग पैराशूट क्या होता है? ड्रोग पैराशूट है ना, एक ऐसा है ब्रेक के रूप में कार्य करने वाला एक पैराशूट है। पैराशूट के ऊपर एक पैराशूट होता है। जब मान लो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से आते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड से आते हैं, तो उसमें एक पैराशूट काम नहीं कर सकता। इतनी स्पीड से वो वायुमंडल में आएंगे ना तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई पैराशूट नहीं रोक पाएगा, इन दी एंड उनकी मृत्यु हो सकती है। तो उससे पहले एक ड्रोग पैराशूट है, वो एक ब्रेक का काम करता है, वो उसकी स्पीड को धीरा कर देता है। स्पीड धीमी होगी, फिर वो मेन पैराशूट खोल लो, फिर वो मेन पैराशूट खोल के वो पानी पे उतर सकते हैं। तो इसलिए ड्रोग पैराशूट का भी सफल परीक्षण किया है। क्यों किया है? क्योंकि गगनयान भारत का एक, क्या कहते हैं, भारत का एक ड्रीम प्लान है। भारत का ड्रीम प्लान है जिसके तहत क्या होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको देख लेते हैं। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। इसने एक रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड केंद्र से, इसका एक इसी यूनिवर्सिटी का, इसी लेबोरेटरी का एक केंद्र है, रेल ट्रैक RTRS, रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड केंद्र कहते हैं उसको। यहां से इसने ड्रोग पैराशूट के परीक्षण किया है। परीक्षण क्या होता है कि एक ब्रेक के बाद कार्य करता है ताकि क्रू मॉडल को स्थिर व धीमा कर सके। अब क्रू मॉडल है वो बहुत स्पीड से आया था, ये ब्रेक लग गया, वो आराम से धीरा हो गया। अब वो अपना मेन पैराशूट खोल सकता है। मुख्य पैराशूट खुलने से पहले सुरक्षित जल अवतरण सुनिश्चित कर सके, ये होता है ड्रोग पैराशूट। अब गगनयान मिशन, इस मिशन के तहत इसको बनाया गया है। गगनयान मिशन है क्या? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। उद्देश्य क्या है? 3 अंतरिक्ष यात्रियों को हम भेजेंगे स्पेस स्टेशन में, जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। 3 दिन उसको वहां रखना है, इन तीनों को वापस फिर सुरक्षित लेके आना है। ऐसा करने वाला भारत ऐसा चाहता है कि अब तक भारत का खुद का कोई आदमी ऊपर नहीं गया, खुद का कोई मिशन नहीं है। राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो अन्य मिशन, वो रशिया या अमेरिका का जो कौन सा मिशन था उसके मिशन में वो गए थे। लेकिन भारत खुद चाहता है कि हम ऊपर अंतरिक्ष में अपने यात्री अपने मिशन के तहत भेजे। तो वो मिशन है जो हमारा ड्रीम मिशन है। कौन सा है? गगनयान मिशन। तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, 3 दिन के लिए भेजना है और पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। इसके लिए 4 व्यक्तियों को चूज किया गया। अब आप बताओ कि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो उसमें कैसे व्यक्तियों को चूज करोगे? किसी मास्टर को चूज करोगे, किसी पुलिस वालों को चूज करोगे, या किसी वकील को चूज करोगे, या ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ा बहुत उड़ने में या इन सब में सक्षम हो, जैसे कोई पायलट हो या फिर इंडियन एयरफोर्स का कोई आदमी हो? तो हम निश्चित रूप से कहेंगे या तो पायलट हो या फिर इंडियन एयरफोर्स का कोई जवान हो। तो इसके लिए 4 इंडियन एयरफोर्स के जवानों को चूज किया गया। कौन कौन से हैं? वो ये है: ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अब इन चारों में से कोई 3 जाएंगे, अंतरिक्ष यात्रा करेंगे और वापस सकुशल आएंगे। और इनका प्रशिक्षण चल रहा है बेंगलोर में, एक अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र है, बहुत वहाँ पे इनका कठोर प्रशिक्षण चल रहा है कंटिन्यू, ताकि उनको कैसे रहना है, कैसे खाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। तो ये हवा में रहेंगे, कैसे पानी पीना है और कैसे अपने आप को संभालना है, बाकी जो नित्य कर्म है वो कैसे करने हैं, सब कुछ प्रशिक्षण इनका चल रहा है बेंगलोर के अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में। लॉन्च कैसे करेंगे उनको? ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल होता है जिसके HLVM3, जो LVM3 रॉकेट का संशोधित संस्करण है। अब तक का भारत का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चर है वो है ये LVM3, इसको बाहुबली भी कहते हैं। इसी का संशोधित रूप है HLVM3, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। इसके थ्रू इसको लॉन्च करना है। अब देख लो आगे, LRSHAM, ये लंबी दूरी की है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। मतलब कि लॉन्ग रेंज, नाम देखो इसका, लॉन्ग रेंज लंबी दूरी की एंटी शिप, यानी कि किसको?
एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी कि जो शिप है, जहाज है, उनको मारने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि गणतंत्र दिवस के परेड में डीआरडीओ द्वारा LRASHM का प्रदर्शन किया गया है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका प्रदर्शन किया गया है, इसलिए चर्चा में है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका मैक नंबर आपको बता चुका हूं। हाइपरसोनिक होगी तो मैक नंबर 5 से ऊपर होगा, यानी कि ध्वनि से 5 गुना अधिक तेजी से जाएगी। ग्लाइड मिसाइल है जिसके द्वारा अर्ध बैलिस्टिक पथ का पालन किया जाता है। अर्ध बैलिस्टिक पथ का मतलब पालन किया जाता है, ये आधी दूर तो बैलिस्टिक का काम करेगी, फिर ये अपने हिसाब से ऐसे ऐसे करके लक्ष्य को भेज सकती है ताकि दुश्मन को या लक्ष्य को चकमा दिया जा सके, उसके हिसाब से ये काम करेगी। अभी दूरी 1500 किलोमीटर है और भविष्य में इसकी दूरी 3500 किलोमीटर तक हो जाएगी। ये थोड़ी बहुत जानकारी, अगर जो चीज चर्चा में हो ना उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया LRASHM ये क्या थी, लॉन्ग रेंज की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अब ये देखो P-81 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान। P-81 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, ये क्या है? ये विमान हमने हाल ही में अमेरिका से समझौता किया है कि हमें ऐसे 6 विमान चाहिए जो जो ये पनडुब्बी होते हैं ना, पनडुब्बियों को रोक सके, जो पानी के नीचे नीचे आती है उनको मार सके, उनको खत्म कर सके। ऐसे हमें पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान चाहिए। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड द्वारा भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी हेतु और युद्धक क्षमताओं को विकसित करने के लिए अमेरिका से इन 6 P-1 पोसाइडन विमान अधिग्रहण को स्वीकृति दी है। ऐसी पनडुब्बियां होती है, इनको मारने के लिए हमने ऐसे विमान चाहिए, युद्धक विमान। ठीक है, तो सिंपल सा पूछा जाएगा कि P-81 पनडुब्बी हाल ही में चर्चा में था, इसके लिए सौदा किस देश के साथ किया गया? तो किसके साथ? USA के साथ किया गया। और ये पनडुब्बियों को मारने के लिए, पनडुब्बियों को खत्म करने के लिए उपयोग में की जाने वाली एक युद्धक विमान है। और युद्धक विमान के साथ साथ हमारी युद्ध क्षमताओं को भी ये क्या करेगा? विकसित करेगा। तो ये चीजें आपके सामने देख ली हमने। H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा ये कहता है, इसमें देखो नॉर्मल है, सब चीज आपको पता होगी, पर प्रश्न क्या आएगा कि क्या ये सिर्फ पक्षियों में फैलता है? इन्फ्लुएंजा ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंस क्या होता है? फैलने वाली बीमारी है। अब तक 55,000 पक्षियों की मृत्यु हो गई। प्रश्न ये आता है कि क्या सिर्फ पक्षियों में फैलता है? नहीं, पक्षियों के अलावा ये डॉल्फिन में, सी लोयन में, लोमड़ी और भालू जैसे स्तनधारियों में भी फैलता है। ये चर्चा में था तो इसलिए ये प्रश्न बन सकता है कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है ये जरूरी नहीं है कि पक्षियों में फैले। एवियन का मतलब पक्षी, पक्षी जाति को एवियन कहते हैं। तो पक्षियों के अलावा भी ये डॉल्फिन में हो सकता है, लोमड़ी में हो सकता है, भालू में हो सकता है, और सी लोयन समुद्री लोयन होता है उसमें भी पाया जा सकता है। WHO ने इसको प्रायोरिटी डिजीज, प्राथमिक उपचार वाली बीमारी के सूची में रखा है। किसमें? सबसे पहले इसका इलाज करो, प्रायोरिटी डिजीज की सूची में इसको रखा है। बस इसका एक ही चीज ध्यान रखना कि ये पक्षियों के अलावा डॉल्फिन, सी लोयन, लोमड़ी, भालू जैसे स्तनधारियों में भी हो सकता है। आदमी से आदमी में बहुत कम चांस होते हैं। मान लो कोई पक्षी इससे ग्रस्त है, उस पक्षी का किसी ने मीट खा लिया या उस पक्षी का किसी ने लार या किसी भी ब्लड के संपर्क में आ गया तो मनुष्यों में ये बीमारी हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे घूमने से। एक चीज आई है इस स्पाइना बिफिडा दोष, एक दोष है स्पाइना बिफिडा दोष। तो प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में प्रचलित स्पाइना बिफिडा दोष का संबंध किससे है? तो जब गर्भावस्था में महिला पहले महीने में जब भ्रूण विकसित हो रहा है ना, तो उस भ्रूण का विकास रुक जाता है। उसकी जो स्पाइन होती है, जो कमर की रीढ़ की हड्डी, उसका विकास रुक जाता है। तो फिर क्या होता है? जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके शरीर का निचला अंग काम करना बंद कर देता है, उसको पैरालिसिस हो सकता है। तो इसको कहा गया है स्पाइना बिफिडा दोष। और भारत इसमें सबसे अधिक, भारत में इसके केस है, विश्व में सबसे अधिक केस इसके किसमें है? भारत में है। यही अभी इसीलिए चर्चा में था कि भारत में इस न्यूरल ट्यूब दोष की व्यापकता सर्वाधिक है। इसमें क्या होता है? गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण में होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी अविकसित रह जाती है। इससे फिर निचले अंगों का पक्षाघात हो जाता है। पक्षाघात का मतलब पैरालिसिस हो जाता है। पग पैरों के पैरालिसिस हो गए, लकवा मार गया, फिर कुछ काम का नहीं होगा। फॉलिक एसिड, जिसको विटामिन B9 भी कहते हैं, इसका सेवन करती है ना अगर महिलाएं, पहले जो लोग डॉक्टर देता है ना कि भाई गर्भावस्था होते हैं, फॉलिक एसिड के कैप्सूल दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं ताकि ये जो है स्पाइना बिफिडा दोष बच्चों में ना हो। किससे? इसका बचाव क्या है? फॉलिक एसिड, विटामिन B9। और कब देना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, पहले महीने में इसको, शुरुआती महीनों में दे दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विज्ञान महोत्सव, ये एक महोत्सव है, इसका ध्यान रखना। आप तो नॉर्मल चीजें देख लो, सिर्फ पढ़ने वाली है कि 26-28 फरवरी को कहाँ पे हुआ था? MNIT जयपुर में, टेक्नोलॉजी सेंटर जो इंस्टीट्यूट है मालवीय, उसमें हुआ था उद्घाटन। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया था। CM के अलावा कोई अगर कोई उद्घाटन करता है उसको याद रखा करो। तो किसने? वासुदेव देवनानी। ये कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। थीम जरूर याद रखना, विज्ञान में महिलाएं
विकसित भारत की उत्प्रेरक। विज्ञान में जितनी भी महिलाएं आएंगी वो विकसित भारत की क्या होगी? उत्प्रेरक होगी। ये इसकी थीम है। आयोजक भी याद रखने हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, एमएनआईटी और विज्ञान भारती संस्थान, इन तीनों के द्वारा इसका किया गया है आयोजन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक, डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक राजस्थान, उसके बाद एमएनआईटी खुद ये यूनिवर्सिटी, उसके बाद विज्ञान भारती राजस्थान, इस संस्थान के द्वारा, इन तीनों के द्वारा किया गया है। 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 जो फरवरी होती है, 28 फैब, इसको होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके एवज में मनाते हैं? इस दिन क्या मिला था? 1928 में सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को नोबेल मिला था, रमन इफेक्ट खोजा था इन्होंने, इसलिए इस दिन को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसी विज्ञान महोत्सव बनाया गया था। देखो 26 से 28 तारीख को अंतिम बनाया गया था। बस थीम याद रखना और किसके द्वारा आयोजन किया गया था ये याद रखना। स्वदेशी एडवांस 28 फीट हैवी ड्रॉप सिस्टम 20L टाइप 5, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें भारी भारी चीज़ों को उठा के एक ऐसे मतलब बीहड़ क्षेत्रों में, या फिर मान लो युद्ध हो गया और युद्ध में मान लो दौरों में हमें कोई चीज़ शिफ्ट करनी है, कोई टैंकर शिफ्ट करने हैं या कोई भारी भारी मशीनें शिफ्ट करनी है, तो वो एक बड़े सब हेलीकॉप्टर टाइप में होते हैं, उसको उठा के और वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए एक परीक्षण किया गया था। कहाँ पे? महाजन फील्ड रेंज में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, और वो परीक्षण सफल हुआ है। इसमें क्या होता है? 28 फीट हैवी ड्रॉप सिस्टम 20L, इसका क्या है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता, फिर भी करंट में था तो मैंने लिख दिया। बाकी आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। इसको मेक इन इंडिया के तहत डीआरडीओ की प्रयोगशाला एडीआरडीई और एडीएसएल के द्वारा बनाया गया है। बस अगर ये आ सकता है कि 20 फीट हैवी ड्रॉप सिस्टम 20L क्या है, तो ये क्या है? एक प्रकार का कोई बीहड़ क्षेत्रों में या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पहुँच आसान नहीं होती, वहाँ पर भारी मशीनें या भारी वाहन पहुँचाने का काम करने वाले एक क्या है, कुछ इक्विपमेंट्स है। कोई मान लो हेलीकॉप्टर हो सकता है, या फिर वो एक अधिकतर तो हेलीकॉप्टर ही होंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर किसी भी जगह तक नीचे तक जा सकता है, तो ये ऐसे प्रकार के हेलीकॉप्टर हो सकते हैं। वहाँ पे उनको ले जाके फिर वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो बनाया किसने था? डीआरडीओ की 2 प्रयोगशालाएं हैं, एडीआरडीई और एडीएसएल जेसीबीएल ग्रुप के द्वारा। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये हमारे थे अब तक के जनवरी फरवरी तक का साइंस और टेक। देखो मैंने पढ़ाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको लगा होगा कि यार ये टफ सा है, अजीब सा है। आप तो कहाँ, साइंस और टेक का हमारा दूर दूर से रिश्ता नहीं है, हम तो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले, हम तो पॉलिटी पढ़ने वाले, हम तो मास्टर बनने वाले हैं, कहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखो पेपर में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, आपको एक बार यहाँ पढ़ लिया मेरे साथ, अब आप क्या करोगे? एक बार इसको कल टेस्ट दोगे बिना पढ़े, अभी पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा अभी 1 घंटे बाद रिवीजन लगा लेना आप, क्योंकि इसकी पीडीएफ और पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, हमारे ऐप पे मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोनों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सुबह आप क्या करना, फिर सुबह आप लगाना टेस्ट, अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले टेस्ट लगाना, फिर आपका एक और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एक और वीडियो आपको कल मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी तो उसी के बाद उसको पढ़ना, फिर अगले दिन उसका टेस्ट लगाना, ताकि आप लिंक रहोगे एक से एक पहले वाले का लिंक हो गया, उसके साथ अगले वाले का लिंक हो गया, और फिर हम एक बड़ा टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे, सीधा लाइव टेस्ट होगा, उसमें आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम सारा आपका, यहाँ पे ही आपका सारा कवर करवा देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, समकालीन पर्यावरण के साथ। और कुछ अगर मान लो जैसे मार्च का और अप्रैल का भी हमारा साइंस टेक रह जाएगा, तो उसको हम एक और वीडियो में कवर कर लेंगे। मार्च और अप्रैल का जो रह गया है उसको भी एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ मार्च और अप्रैल कंबाइन करके आपको दो, पेपर से ठीक 10-15 दिन पहले, ताकि आपको वो और अच्छे से अधिक याद हो जाए। तो देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा, ये भी उम्मीद करता हूँ। और आप अपने साथियों को, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, सबको ये वीडियो भेजें, करंट अफेयर के बारे में बताएं। और जो जो करंट अफेयर चर्चा में है, जो चीज़ें रटनी है उनको रट लो, जो चीज़ समझनी है उनको समझ लो, और कैसे ना कैसे करके हमें पेपर पास करना है। हमारा यही एक अंतिम ध्येय, अंतिम उद्देश्य है फिलहाल इस चीज़ को लेकर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेहनत करो, मेहनत करने के साथ साथ मौज लो, खुश रहो।